अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की लास्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो कल कुछ आई डोंट नो प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में ही मेरी वॉइस चली गई लास्ट से। तो हम जहाँ तक वॉइस थी वहीं से आगे अब स्टार्ट करेंगे। एक तो मैं कल वैसे लेट हो गई थी, टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गई जो मैंने अपलोड किया नावल। तो फिर मुझे था कि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे दोबारा से एडिट करती, फिर वो एडिटिंग में 2-4 घंटे तो इसीलिए गुजर जाते हैं। तो मैंने कहा चलो जितनी की हुई है वो कर लेते हैं, बाकी हम कल वाली एपिसोड में रख लेंगे। तो इसलिए फिर मैंने वैसे ही पोस्ट कर दी। आई डोंट नो कि क्या मसला हुआ था, लेकिन खैर हो जाता है कभी कभार। तो हम अपनी बगैर वक्त ज़ाया किए आज की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं और वहीं से अब शुरू करेंगे जहाँ कल फिर मेरी वॉइस चली गई थी। मुकर्रिश ने उसे देखा, इस वक्त वो बेड पर आलती पालती मारे बैठी हुई थी। जितना कंफ्यूज वो हो रहा था उतनी ही वो भी कंफ्यूज लग रही थी। क्या तुम इस बारे में जानती थी? वो तेज़ी से उसके पास आते हुए बैठा और उसे थाम कर अपने सीने से लगा लिया। उसका अंदाज इस शिद्दत से भरपूर था, उसके माथे पर अपने लब रखता वो एक ही सांस में उसके चेहरे के एक एक नक्श को चूम चुका था। मुझे कैसे पता होगा? अभी पता चला, डॉक्टर ने बताया हमारा बेबी आने वाला है। मैं कितना खुश हूँ मुकर्रिश, हमारा बेबी हमारे कमरे में हमारे पास रहेगा, वो मेरे पास सोया करेगा, मैं उसे अपने सीने से लगा कर सोऊंगी। मुकर्रिश कितना मज़ा आएगा ना, हमारा एक प्यारा सा छोटू सा मासूम सा बेबी होगा जो हर वक्त हमारे पास रहेगा। वो ख्यालों की दुनिया में बोले जा रही थी। मुकर्रिश तो बस उसका चेहरा देख रहा था जहाँ कई रंग थे, और इन रंगों को देखते देखते वो खुद भी जैसे इस हसीन दुनिया का इंतज़ार में लग गया था। हाँ मेरी जान, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो भी उसकी ख्वाहिश पर आमीन कहते हुए बोला था। अब घर चले और ये खुशखबरी जाकर दादा जान को सुनाने, चच्ची को भी डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया गया है। बस अब घर चलते हैं ना, दादा जान बहुत खुश होंगे। उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो भी हाँ में सर हिलाकर उसके साथ ही हाथ पकड़कर बाहर आई थी, जहाँ बाबा कब से खड़े इंतज़ार कर रहे थे। उसे अपने सीने से लगाते हुए उन्होंने उसका माथा चूमकर उसे बहुत सारी दुआएं दी थी। जल्दी घर चलो, मैंने सबको फ़ोन करके बता दिया है कि घर में एक और खुशखबरी आने वाली है। मैं तो चाहता था कि सब साथ चलकर सबको सरप्राइज़ करें, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ। वो कुछ शर्मिंदा से लेकिन खुशी से उसे बताया था। मुकर्रिश पहले ही उनकी बेसब्री तबीयत से वाकिफ़ था। मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया गया था, जबकि अनाइश मज़ीद शर्मिंदा सी हो गई थी। वो सबका सामना किस तरह से करेगी, बस इसी सोच ने उसे परेशान कर दिया था। पर फिर थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला को जब ये खबर मिली कि वो मामू बनने वाला है, उसका दिल चाहा कि वो पूरे हॉस्पिटल को चिल्ला चिल्ला कर बताए। अपने जज्बात पर कंट्रोल करता घर जाने की जल्दी मचा चुका था। थोड़ी देर में वो सब घर के लिए रवाना हो गए थे, जहाँ पर दादा जान के साथ सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। यह ख़ानदान की पहली नहीं बल्कि दूसरी खुशी थी। पहली खुशियाँ तो मुकद्दम और अमरिश देने वाले थे, लेकिन सच है खुशियाँ जितनी भी हों कम ही लगती हैं, और दादा जान हर खुशी को जी भर कर जीना चाहते थे। वो लोग घर आए तो सब बहुत खुश थे। दादा जान ने ना जाने कितनी देर उसे अपने सीने से लगा रखा। थोड़ी देर पहले जब वो लोग गए तो माहौल बहुत अजीब सा था, लेकिन अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। दादा जान ने पूरे गांव में मिठाइयाँ और कपड़े तकसीम करने के लिए सुबह सारे गांव वालों को बड़ी मस्जिद के करीब बुलाया था, क्योंकि उनके 2-2 पोते बाप बनने वाले थे और उनके घर में डबल खुशी आने वाली थी, और वो अपनी ये खुशी अपने गाँव के लोगों के साथ मनाना चाहते थे। दादा जान इस वक्त इतने खुश हैं कि कोई हद नहीं, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शनावर उनके पास आ गया था। दादा जान कितना मुबारक और खुशियों भरा दिन है माशाल्लाह। ऐसे में वो मैं क्या कह रहा था कि मैं फैक्ट्री का काम करने की बजाय बिज़नेस वाला काम संभालूं। ये फैक्ट्री में रोज़ मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं। देखें मेरे हाथ में अजीब सी कालक हो गई है, हाथ से छूट ही नहीं रही। आज उसका दूसरा दिन था फैक्ट्री जाते हुए, वरना उसका फैक्ट्री में कोई काम नहीं था। लेकिन दादा जान ने कह दिया था कि उनका निकम्मा पोता फैक्ट्री संभालेगा, और तब से ही वो काफ़ी मुश्किल में था। मेरी जान, आज से तुम फैक्ट्री का कोई काम नहीं करोगे। तुम्हारी फैक्ट्री से जान छूट रही है। जो मेरे बच्चे का दिल चाहेगा मेरा बच्चा वही करेगा। दादा जान ने सखी दिल का मुजाहरा करते हुए उससे कहा तो वो मुस्कुराता हुआ उनके करीब से उठने लगा। दादा जान आप ऐसा नहीं कर सकते, इस कालक में ही तो असल हीरा छुपा होता है, और फैक्ट्री का काम इतना भी मुश्किल नहीं है। इनको तो सिर्फ खड़े होकर ऑर्डर देना पड़ता है। काम तो सारा कारखाने वाले करते हैं। इनको पता नहीं कौन कौन से दर्द निकलने लगे हैं फैक्ट्री का काम करते हुए। अगर ये नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा फैक्ट्री का काम? इसका भी कुछ फ़र्ज़ है। मेरा मतलब है कि मुकर्रिश भाई तो बिज़ी हो जाएंगे ना, वो ज़्यादा फैक्ट्री को नहीं देख सकते। फिर उनकी सियासी पार्टी भी तो अच्छी खासी आगे निकल चुकी है, और मुकद्दम भाई तो और भी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल अमरीश आपी को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप तो समझ ही सकते हैं ना उनकी कंडीशन को। तो ऐसे में घर के काबिल बेहतरीन बेटे फैक्ट्री नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? अब्दुल्ला भाई भी तो कर रहे हैं ना फैक्ट्री का काम, वो तो कुछ नहीं कह रहे। पता नहीं इन्हें कौन से दर्द उठ रहे हैं। उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और फैक्ट्री का सारा काम आपके सर पर छोड़ दें, सारा काम यही करेंगे। अनाया दादा जान के पास ही बैठकर शनावर के प्लान पर पानी फेरने लगी थी।
बिल्कुल ठीक कह रही हो नाया, काम फ़िलहाल ना तो मुकर्रिश कर सकता है और ना ही मुकस्सम, और फसल भी तैयार हो रही है तो वो सारा काम ज़रावर के सर पर आ गया है। अब्दुल्ला और शनावर को तो हमने सिर्फ फैक्ट्री के कामों में ही लगाया हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये काम इतना ज़्यादा है इन दोनों के लिए कोई मसला पैदा करे। बाकी वहाँ सब लोग तुम्हारे हुक्म के ग़ुलाम हैं, तुम जो कहोगे वर्कर्स वही करेंगे। तुम बस खड़े होकर अपना काम करना, सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा, बस तुम अपना काम करना। मतलब सबको समझाना था कि सब ने क्या काम करना है। तुम कालक में हाथ मारे क्यों रहे हो? इस काम के लिए तो इन लोगों को रखा हुआ है, तुमने बस अपने हिस्से का काम देखना है। तुम बॉस हो वहाँ की मेरी जान, तुम जो कहोगे सब वही करेंगे, कोई भी तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेगा। बस ये फैक्ट्री का काम तुम्हें करना होगा, दादा जान ने सोचते हुए फ़ैसला किया था। जबकि उससे बात करने के बाद वो फिर से मुकर्रिश और मुकस्सम को हिदायत देने लगे थे। शनावर ने दांत पीस कर अनाया की तरफ देखा था, जो उसका काम बर्बाद करके बड़े मज़े से बैठी हुई थी। शनावर के बाद अब्दुल्ला का यहाँ आने का इरादा था, क्योंकि वो भी फैक्ट्री का काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अनाया ने उनका काम बर्बाद कर दिया था तो अब्दुल्ला का कहाँ देने वाली थी। उसके नसीब में वही कालक की फैक्ट्री ही लिखी थी, और यकीनन उसे वही सब कुछ करना था। उसे अपने हाथों की तरफ देखा, जहाँ किसी तरह की कोई कालक नहीं थी। पता नहीं दादा जान को वो कौन सी कालक दिखा रहा था। खैर, अब क्या हो सकता था। वो अपने हाथ झाड़ कर उठ गया था। अब्दुल्ला को बताना भी तो था कि उनकी प्लानिंग फ़ेल हो चुकी है। वो दादा जान को आज इतना खुश देखकर अपना मतलब पूरा करना चाहते थे। उनके सारे प्लान पर अनाया पानी फेर चुकी थी। वो कमरे में आया तो जर्शे वहीं बेड पर बैठी हुई थी। वो इस कमरे में पहली बार नहीं आई थी, लेकिन उसकी बीवी बनकर इस तरह हक से पहली बार ही आई थी। वो उसके बेड पर बैठी हुई थी। ये वही जगह थी जहाँ इन लोगों ने नई शुरुआत की थी, एक दूसरे को समझा था, एक दूसरे के करीब आए थे। वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इस घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं, हमारी खुशी कब तक आएगी डार्लिंग? वो उसके पास बैठते हुए उसके गिर्द बाहों का हिसार बनाता उसे सवाल करने लगा था। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हुई हैं, लेकिन आप कौन सी खुशियों की बात कर रहे हैं? उसके हिसार में वो उसके मज़ीद करीब होते उसके सीने पर सर रख चुकी थी। इन चंद दिनों में उसकी सारी हिचकिचाहट दम तोड़ चुकी थी। ज़रावर उसका बहुत ख्याल रखता था, वो बहुत केयरिंग इंसान था और जर्शे को हर वक्त अपने करीब रखना चाहता था। जबकि उसके पास आने पर वो भी उसके हिसार में आने को तैयार हो जाती थी, क्योंकि ज़रावर को सुकून उसके करीब ही मिलता था। उसके सीने पर सर रखते हुए वो उसके करीब बाहों का हिसार बना गई थी, जबकि उसके इस मासूम से अंदाज पर वो उसका चेहरा ऊंचा करते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा। आज खुशियाँ तो बहुत मिली हैं हमें, लेकिन मैं उन खुशियों की नहीं, उस खुशी की बात कर रहा हूँ जो मुकर्रिश को अनाइश ने दी है और मुकस्सम को अमरिश ने। मुझे वो वाली खुशखबरी कब सुनाओगी? उसने बड़ी तफसील से बताया तो जर्शे की निगाहें झुक गई, लेकिन उसका चेहरा उसके हाथों की कैद में था। यही वजह थी कि वो अपना चेहरा झुका नहीं पाई थी। ज़रावर ने बेहद मोहब्बत से बारी बारी उसकी दोनों पलकों पर अपने लब रखे थे। मुझे भी ये खबर जल्दी से जल्दी सुना दो मेरी जान, वरना अपनी खैर मनाओ। वो उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अपने लब रखते हुए उसे वॉर्न कर रहा था। ये मेरे बस की बात थोड़ी है, ये तो अल्लाह पाक ही खुद ही अपनी मर्ज़ी से सुनाते हैं। ये खुशी तो अल्लाह पाक की तरफ से तोहफे में मिलती है। हाँ, तो मुझे ये खुशी जल्दी चाहिए। अल्लाह पाक से कहो ना कि हमें भी जल्दी जल्दी साहिब औलाद कर दी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस घर में तुम्हें मामा मामा बोल कर तुम्हारे बाल खींचें। उसे खुद से लगाए वो बेहद मोहब्बत से बोल रहा था, जबकि उसकी बात पर जर्शे मुस्कुरा दी थी। सिर्फ मेरे बाल क्यों खींचे? वो आपके सीने पर चढ़कर कबड्डी भी खेलेंगे, उसने शरारत से खिलखिलाते हुए कहा था, जबकि उसकी खिलखिलाहट पर निसार होने वाले अंदाज में ज़रावर ने उसके लबों को चूमा था। अरे, वो मेरे सीने पर कबड्डी मैच खेलें या फुटबॉल खेलें, बस जल्दी जल्दी आ जाए, मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। बस तुम जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी सुना दो, उसने बड़े मज़े से उसे देखते हुए कहा था। तो फिर आप दुआ करें ना कि खुशखबरी हमें जल्दी से मिल जाए, फिर हमारे भी बच्चे होंगे। उसके सीने पर सर रखे शर्माए शर्माए अंदाज से बोल रही थी, जब अचानक हवा के तेज़ झोंके से उनके कमरे की खिड़की खुल गई। जर्शे घबराकर उसके सीने में अपना सर छुपा लिया था। उसके यूँ सर छुपाने पर ज़रावर ने फ़ौरन उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए अपने सामने किया था। ज़रावर का दिल न जाने क्यों चाह रहा था कि वो उसे देखता रहे। उसका मुस्कुराता चेहरा उसे अपने दिल के बेहद करीब लगा था। वो बार बार उसका चेहरा चूम रहा था। न जाने क्यों अचानक से उसके दिल में खौफ पैदा हो गया था। दिल कदरे ज़ोर से धड़कने लगा था। अचानक आने वाले एक ठंडे हवा के झोंके ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर किया था। जाने ये सोच उसके दिमाग में आई कैसे थी, बस उसने जर्शे को थाम कर अपने सीने में बींच लिया था। उसके अचानक के रद्द-ए-अमल पर वो हैरान रह गई थी, जबकि उसको अपने करीब किए वो उसे खुद में कैद कर लेना चाहता था। जर्शे बिना किसी तरह की मुज़ाहमत किए उसके साथ लगी रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? वो कमरे में आया तो अनाया को कापी पेंसिल और फ़ोन उठाए देखा। वो फ़ोन से कुछ नोट कर रही थी, लेकिन क्या ये उसे समझ न आया था। इसे वहीं उसके पास लेटकर पूछने लगा था, घर में 2-2 बेबीज़ आने वाले हैं, हमें उनके नाम सोचने होंगे। मैं उनकी इकलौती फुप्पू हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा हक सबसे पहले बनता है, तो मुझे उनके नाम सोचने हैं, बस वही कर रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, हमारे होने वाले बच्चों के नाम भी देख लेना। लेकिन ज़रा मुझे बताओ, तुमने दादा जान और मेरी बात में इंटरफेयर क्यों किया?
अच्छे खासे दादा जान मानने वाले थे, फैक्ट्री के काम से जान छूटने वाली थी, लेकिन तुमने बीच में टांग अड़ाकर सब कुछ खराब कर दिया। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ जालिम औरत? जानती भी हो कितना मुश्किल काम है फैक्ट्री का, कमर अकड़ जाती है वहाँ खड़े रहकर। एक दिन तुमसे वो काम लिया जाए ना, तो फिर तुम्हें पता चले कि वो काम मुश्किल है या नहीं। आखिर किस चीज़ का इंतकाम लिया है तुमने मुझसे? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? दादा जान मान गए थे ऑलमोस्ट। उसे अचानक ही ये बात याद आ गई थी, तो वो अनाया से पूछने लगा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। अच्छा, तो दादा जान के निकम्मे पोते और बाबा जान की नालायक गंदी औलाद की भी कमर अकड़ जाती है? गर्दन तो वैसे ही अकड़ी रहती है, अच्छा कमर भी अकड़ जाए। और आप कब तक अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़वाएंगे? पहले तो मुझे ये बताएं, मैंने जानबूझकर ऐसा किया? और जहाँ तक दुश्मनी की बात है ना, तो आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए आपको बता रही हूँ कि मज़ल से आपके दुश्मन हूँ और आखिरत के दिन तक रहूँगी। आखिर ये काम आप और अब्दुल्ला भाई नहीं करेंगे तो ये काम मुकर्रिश भाई और मुकस्सम भाई पर आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है और आपको आपका काम करना चाहिए। बस बहुत हो गया, हर वक्त आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती। अब मेरा मुँह देखना बंद करें और नाम ढूंढवाएं मेरे साथ। वैसे भी किसी काम के तो है नहीं आप, बाबा जान की गंदी औलाद ना हो तो। नाम बता रही हूँ, लिखते जाएं। इस पर वो कॉपी और पेंसिल उसके हाथ में थमाती फिर से मोबाइल पर नाम ढूंढने में मसरूफ़ हो चुकी थी। और हर बार की तरह शनावर इस बार भी कंफ्यूज था कि वो उसकी इतनी सारी बेइज्जती करती थी, इतनी सारी बातें सुनाती थी और वो खामोशी से सुनता था और बर्दाश्त भी करता था। लेकिन क्यों? वैसे ये सही मिले हैं एक दूसरे को, अनाया अच्छी करती है शनावर की, और किसी के तो सुनता नहीं है। सुबह होते ही वो सब लोग बड़ी मस्जिद के पास आ गए थे, जहाँ आज दादा जान के हुक्म के मुताबिक पूरे गांव में कपड़े और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी। औरतों को जर्शी और अनाया कपड़े तकसीम कर रही थी, जबकि मर्दों में शनावर और जरावर ये काम सर अंजाम दे रहे थे। जब एक मर्द इन लोगों की तरफ आने की बजाय अपना आप छुपाता हुआ अनाया और जर्शी की तरफ जाने लगा था, शनावर ने उसे पुकार कर कहा कि इस तरफ आना है, लेकिन वो आदमी रुका नहीं, बल्कि तेज़ी से जर्शी के पास आया और अपने हाथ में मौजूद कोई चमकदार चीज़ उसके पेट पर दे मारी थी। फिजा में जर्शी की चीख बुलंद हुई थी और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जरावर भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। जर्शी की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसे लगा जैसे दुनिया यहीं थम चुकी है, ये उसके आखिरी लम्हात है। ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी, जर्शी की भी और जरावर की भी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जान जा रही है। वो भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसका दिल इतनी तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था जैसे आज आखिरी सांस लेने का वक्त आ गया हो। उसे कुछ होश नहीं था, पता था तो सिर्फ इतना कि उसकी जर्शी का खून बह रहा है और वो मौत के मुंह में जा रही है। वो जितना तेज़ हो सके उतनी तेज़ी से भागते हुए इसके पास आ रहा था। अवाम में अफरा तफरी मच चुकी थी। हर कोई अचानक होने वाले इस वाक़े को लेकर परेशान हो गया था, जबकि वो आदमी सामने आई अनाया को धक्का मारता वहाँ से भाग निकला था। अनाया दूर जा गिरी थी, वो भी सोने वाले वाक़े को लेकर शॉक्ड थी। शनावर भी तेज़ी से भागता हुआ उनके पास आ रहा था, जबकि दादा जान तो इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे। मुकर्रिश के गार्ड जो वहीं पर मौजूद थे तेज़ी से इस आदमी के पीछे भागे थे, जबकि अब्दुल्ला गाड़ी निकाल चुका था। जरावर ने जर्शी तक पहुँचते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया था। उसका सफ़ेद कुर्ता लम्हों में खून से तर हो चुका था, जबकि उसे अपने सीने से लगाए अपनी बाहों में उठा चुका था। वो बेहद तकलीफ़ में थी और जरावर उसे कहाँ तकलीफ़ में देख सकता था। वो दीवानों की तरह इधर उधर उसे उठाए भाग रहा था। अभी तक तो होश में थी, वो अपने पीछे होती हर चीज़ को देख रही थी, लेकिन वो महसूस कर रही थी जैसे वो इन सब चीज़ों से हमेशा के लिए दूर जाने वाली है। उसे अपना खून आलूद हाथ अपने पेट से हटाते हुए जरावर के चेहरे पर रखा था। सर और आंखें, वो भीगी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। जरावर ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा, वो उसी को देख रही थी। जर्शी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम बस अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, गाड़ी निकालो, वो चिल्लाया था। शनावर तेज़ी से उसके पीछे भागते हुए सामने आते गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था। वो तेज़ी से पिछली सीट संभालते हुए जर्शी के बेजान होते वजूद को अपनी गोद में रखे और अब्दुल्ला ने इंतज़ार ना करते हुए गाड़ी में किसी और को बैठना है या नहीं, गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। जरावर की हालत जुनूनी होती जा रही थी। वो किसी बच्चे की तरह उसको अपने सीने में पीछे हुए था और बार बार अब्दुल्ला से कह रहा था, अब्दुल्ला गाड़ी जल्दी चलाओ। एक डर था उसके अंदर कि कहीं उसकी जर्शी को कुछ हो ना जाए, जबकि बाकी लोग पिछली गाड़ियों में हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो चुके थे। ये अचानक होने वाला हादसा हर किसी को बुखला देने के लिए काफ़ी था। इस वक्त जरावर की हालत हर कोई समझ सकता था। वो जर्शी से कितनी मोहब्बत करता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। खासकर शनावर और मुकर्रिश तो उसकी बेपनाह चाहतों के गवाह थे। क्या उनके लिए समझना मुश्किल था कि जरावर इस वक्त किस कंडीशन में है? वो सब लोग इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे। अचानक इस तरह का कोई हादसा होगा किसी के वहमो गुमान में भी ना था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? किसने किया था ये? कौन था उनका दुश्मन? बल्कि कौन था जर्शी का दुश्मन जो इस तरह उस पर हमला करेगा? जो कोई भी था सिर्फ जर्शी को मारने के लिए आया था। इन सबको इस बात का यकीन था। वो आदमी कहाँ निकल गया था कोई नहीं जानता था। मुकर्रिश ने पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन अभी तक इस तरह भागे हुए आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए थे। जरावर को तो फ़िलहाल किसी चीज़ का होश ही नहीं था।
उसे पता था तो सिर्फ इतना कि जर्शे उसे किसी भी हालत में उसकी ज़िंदगी में वापस चाहिए। वो एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठा था। वो मुसलसल ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा डॉक्टर की तरफ से किसी अच्छी खबर का मुंतज़िर था, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं निकला था। उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा सवा थी। उसकी इस दीवानगी ने सबको हैरान कर दिया था। इस वक्त दादाजान को ये लग रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता जर्शे को कुछ भी हो गया तो उनका पोता मर जाएगा। दादाजान उसे सहारा देने के लिए उठकर उसके पास आ गए थे। उन्होंने बहुत नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो चाहते थे कि वो संभल जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। दादाजान, मेरी जर्शे। उन्हें देखते हुए वो जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश करने लगा। फिर कोई भी अल्फाज ना मिलने पर भीगी आंखों से उसने दादाजान के कंधे पर सर रख दिया था। उनका पोता तड़प रहा था, रो रहा था। वो 26 साल का एक भरपूर मर्द अपनी मर्दानगी भुलाए एक आम सी लड़की के लिए रो रहा था, जो कल तक उनके घर की एक आम सी मुलाजमा थी। दादाजान ने भी तो कभी उसे इतना ख़ास नहीं समझा था। वो तो हमेशा यही समझते आए थे कि वो एक तनख्वाहदार मुलाजिम है जो अपने काम का मुआवजा लेती है। उनके पोते के दिल की गहराइयों में इस हद तक उतर गई थी कि उनका पोता इस लड़की के बिना जीना भी नहीं चाहता था। हाँ, दादाजान समझ चुके थे अगर जर्शे को कुछ भी हुआ तो उनका पोता भी नहीं बचेगा। वो उसे सहारा देते हुए अपने साथ वहीं रखे डेस्क पर बिठा चुके थे। अब्दुल्ला उसके लिए पानी लेकर आया था, लेकिन उसने पानी तक नहीं पिया था। जब तक जर्शे को होश नहीं आ जाता तब तक तो शायद उसके लिए सांस लेना भी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम था। मुकर्रिश उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था जिसने ये घटिया हरकत की थी। आखिर कौन था जर्शे का दुश्मन जिसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी? जर्शे का भला कोई ऐसा दुश्मन कहाँ से आ सकता है जो उसे यूँ मारना चाहे? उसने आज जाफ़र अकबर ख़ान से भी पूछा था। उनका कहना था कि जर्शे की पैदाइश तो उनके यहाँ आने के बाद हुई थी। वहाँ उनके ख़ानदान में भी ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जो उनकी बेटी को मारना चाहे। इस मासूम सी लड़की की भला किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? उनके हिसाब से ऐसा कोई इंसान था ही नहीं जो जर्शे का दुश्मन हो। और अभी तक उस आदमी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था जिसने ये हरकत की थी। वो आदमी आखिर कहाँ गायब हो गया था? उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल चुका था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर बाहर निकले तो उनके चेहरे पर कुछ सुकून था। वो तेज़ी से डॉक्टर के पास आया था और अब वो उसकी तरफ से किसी अच्छी खबर की उम्मीद रखता था। ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें होश नहीं आया। उन्हें कुछ घंटों में होश आ जाएगा, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा था तो सबने सुकून का सांस लिया था। मैं मिल सकता हूँ उससे? उसने डॉक्टर को देखते हुए बेचैनी से कहा था, जिस पर डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, अभी फ़िलहाल आप उनसे नहीं मिल सकते, अभी उन्हें होश नहीं आया। डॉक्टर इनकार करते हुए आगे बढ़ने ही लगा था कि ज़रावर ने उसका हाथ थाम लिया। मैं सिर्फ उसके पास बैठा रहूँगा, मैं उसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, ना उसे हाथ लगाऊँगा, बस मैं उसके पास बैठा रहूँगा। मुझे उसके पास बैठने की इजाज़त तो आप दे ही सकते हैं ना? उसकी आंखें शिद्दत जब से सुर्ख हो चुकी थी। डॉक्टर एक ही नज़र में उसकी बेचैनी को नोट कर चुका था। ठीक है, आप उनके पास बैठ जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी मौजूदगी उनके लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उसे देखते हुए कह रहे थे, जबकि ज़रावर आगे पीछे देखे बिना सीधा अंदर दाखिल हो गया था। नर्स ने बाकी किसी को भी अंदर जाने से मना कर दिया था। दादाजान शनावर और अब्दुल्ला के साथ वहीं बाहर बैठ गए थे। शनावर को अपने भाई की हालत पर तरस आ रहा था। उसने कहाँ सोचा था कि वो अपने भाई का कैसा रूप भी देखेगा। वो जर्शे से मोहब्बत करता था, इस बात का उसे अंदाज़ा था, लेकिन वो उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके लिए अपनी ज़ात ही भूल जाए, ये उसे आज पता चला था। वो तीनों बाहर बैठे हुए थे जब ज़ारिक को वहाँ आते देखा था। ज़ारिक काफ़ी सालों से ज़रावर के साथ साथ रहता था। उसका क्या काम था ये ज़रावर के अलावा और कोई नहीं जानता था। ज़रावर कहता था कि वो उसका बॉडीगार्ड है, वो उसकी हिफाजत करता है, इसलिए वो हमेशा उसके साथ रहता है। और दादाजान भी ये बात सुनकर रिलैक्स हो गए थे कि उनके पोते को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन उन्हें इस वक्त उस पर भी गुस्सा आ रहा था। ज़रावर इतनी बड़ी मुसीबत में था और वो अचानक कहीं गायब हो गया था। कहाँ थे तुम ज़ारिक? क्या तुम्हें पता है कि ज़रावर की बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है? इतने गार्ड्स की मौजूदगी में एक आदमी उसके पास आया और उसके पेट पर चाकू मारकर चला गया और हम सब लोग तमाशा देखते रहे और वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब है। वो गुस्से से उसे देखते हुए उठ खड़े हुए थे। माफ़ कीजिएगा बड़े साहिब जी, लेकिन मैं छोटे शाह जी के काम के लिए ही गया हुआ था और उनका काम मुकम्मल करके ही वापस लौटा हूँ। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए उनसे बोला था। उसका अंदाज़ काफ़ी पुरस्कार था, लेकिन फ़िलहाल वो उसका अंदाज़ नोट करने तो हरगिज़ नहीं बैठे थे। फ़िलहाल तुम्हारा बस एक ही काम है मुकर्रिश, उस आदमी को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है जिसने जर्शे पर जानलेवा हमला किया है। उस आदमी के बारे में पता करो और जल्द से जल्द उसे जेल की सलाखों के पीछे करो और हमारे पोते की बीवी पर जानलेवा हमला करने के पीछे की वजह जानकर हमें बताओ। जी जनाब, ऐसा ही होगा, वो सर झुकाकर मोदबाना अंदाज में कहता हुआ वहीं से पलट गया था, जबकि दादाजान वहीं रखे डेस्क पर एक बार फिर से बैठ गए थे।
वो जर्शी के पास रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका नाजुक हाथ ज़रावर ने अपने हाथ में थाम रखा था, जिसको ड्रिप लगी हुई थी। उसके हाथ पर अपने लब रखता वो बार बार उसकी नाजुक उंगलियों की पोरों को अपने लबों से छू रहा था। कल रात उसने महसूस भी किया था जैसे उसकी जर्शी उससे दूर चली गई हो। हाँ, उसने कल रात ये चीज़ महसूस की थी। उस हवा के झोंके ने जैसे उसे कोई पैगाम दिया था जिसे वो सुनना नहीं चाहता था, जिसे वो सोचना नहीं चाहता था। कल रात इस सोच ने ही उसे डरा दिया था। तभी तो वो उसे अपने बेहद पास करके भी अपनी आंखें बंद ना कर सका था। वो सारी रात उसका मासूम सा चेहरा अपनी नज़रों के हिसार में लिए बैठा रहा था। अगर उसे अंदाज़ा होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो यकीनन कभी भी जर्शी को अपने साथ वहाँ लेकर जाने की गलती ना करता। उसने इनकार किया था, वो वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी। उसने सुबह से फोर्स किया था, उसे अनाया को बोला था कि कैसे भी उसे मना कर ले आए। वो सिर्फ उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। लेकिन अगर उसके वहमो गुमान में भी ये बात होती उसकी जर्शी पर कोई जानलेवा हमला होने वाला है तो उसे हज़ार पर्दों में छुपा देता, लेकिन कभी उस जगह लेकर जाने की गलती ना करता। कितना थोड़ा सा वक्त था जिसने उसकी दुनिया हिला कर रख दी थी। उसने झुककर उसके माथे पर अपने लब रख दिए थे और फिर कितनी ही देर उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा था। जाग जाओ जर्शी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा ज़रावर, मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना, मर जाऊँगा। अपने ज़रावर को इम्तिहान में मत डालो। तुम्हारे मामले में बहुत कमज़ोर है ये दिल, तुम्हारे मामले में ये मेरी भी नहीं सुनता। प्लीज़ वापस आ जाओ, मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। वो उसके माथे पर अपने लब रखे सरगोशी नमा आवाज़ में बोल रहा था, जबकि उसकी हर सदा पर लब्बैक कहने वाली बिल्कुल खामोश पड़ी थी। उसकी आंख रात के न जाने कौन से पैर खुली थी जब उसने अपना हाथ उसके हाथ में मजबूती से कैद देखा था। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था जबकि उसके हाथ को अपने हाथ में लिए वो उसी कुर्सी पर सर रखे शायद सो रहा था। जर्शी ने एक नज़र हॉस्पिटल के इस कमरे को देखा जहाँ वो न जाने कितने वक्त से थी। उसके पेट में बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन शायद उससे कम जो इस थोड़ी सी देर में ज़रावर ने सही थी। बेहोश होने से पहले उसे बस इतना ही याद था कि ज़रावर उसके पास आया था और उसकी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो सवाल सोचने वाला था वो ये था कि इसके साथ ये हरकत किसने की थी, किससे उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो कोई इंसान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? क्या ज़रावर के किसी दुश्मन ने उसके साथ ऐसा किया था? लेकिन ज़रावर जैसे अच्छे इंसान का भला कोई कैसे दुश्मन हो सकता था? ज़रावर तो ख्वाब में भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता था, तो फिर भला यह हरकत उसके साथ किसने की थी? सोचती हुए एक बार फिर से ज़रावर की तरफ मुतवज्जो हुई थी। कितनी मोहब्बत करता था ये शख्स उससे। ये बात जानने के लिए उसे किसी तरह के सबूत की ज़रूरत नहीं थी। अपनी बेपनाह चाहतों का इजहार करने में वो कभी भी हिचकिचाता नहीं था। लेकिन कल जब वो अपनी ज़िंदगी से दूर जा रही थी तब इस शख्स ने उसे पुकारा था, लौट आओ जर्शी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। और शायद उसकी दुआएँ रंग ले आई थी। वो इसी के लिए तो वापस आई थी। उसके रब ने इस शख्स के लिए उसे वापस भेज दिया था। कौन जाने कितनी ही देर उसे यूं ही सोते हुए देखती रही थी, लेकिन वो बहुत बेरामी में था। न जाने कितने वक्त से उसके करीब यहाँ बैठा हुआ था। उसे उसका हाथ अपने हाथों में ज़ोर से भींचते हुए उसे अपने जागने का एहसास दिलाया था। ज़रावर एक सेकंड में आंखें खोलता उसके चेहरे की तरफ देखने लगा जहाँ वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। ज़रावर को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी उसके पास वापस लौट आई हो। वो जल्दी से उठकर उसके पास होता, उसके माथे पर न जाने अपनी मोहब्बत की कितनी मोहरें सबत कर चुका था। जर्शी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। वो बेचैन था। उसके पास से उठकर बाहर जाते देखकर जर्शी ने उसका हाथ थाम लिया था। मैं ठीक हूँ, मेरे पास रहें। उसे अपने पास रखने के लिए जितनी हो सके उतनी मजबूती से उसका हाथ थामने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन एक बार डॉक्टर आकर तुम्हें चेक कर लेगा तो अच्छा रहेगा ना? उसे समझाते हुए बोला था, जिस पर जर्शी ने नफ़ी में सर हिला दिया था। बाद में देख लेगा वो, पहले आप देख ले। उसे उसका हाथ थामते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया। ज़रावर फ़ौरन उसके दोनों हाथों को बारी बारी चूमता उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मर जाता मैं जर्शी। तुम्हारे बिना जीने के बारे में तो सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो बार बार उसके रुखसारों को चूमते हुए अपनी गलती उसे बता रहा था। नहीं ज़रावर, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो किस्मत का लिखा था। ये हादसा तो होना ही था। वो उसे गिल्ट से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ज़रावर बार बार एक ही बात कह रहा था। उसकी मोहब्बतों को महसूस करती जर्शी खुद के होने पर फ़ख्र करती थी। ज़रावर ने बहुत बार कहा था कि डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लो, लेकिन वो बस एक ही बात कह रही थी कि अब ये सारे काम बाद में होंगे। फ़िलहाल वो अपने शौहर के साथ वक्त गुजारना चाहती है। उसकी ज़िद पर वो वापस से उसके पास बैठ जाता। सच तो ये था कि वो खुद भी उससे दूर नहीं होना चाहता था। शनावर हॉस्पिटल से भी घर वापस आया था। कमरे में कदम रखा तो अनाया को खिड़की के पास खड़े मुसलसल रोते हुए देखा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो पलटकर
उसकी तरफ भाग कर आई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी। शनावर ने उसका चेहरा देखते हुए बेख्तियार उसे अपने हिसार में लिया था। जैसे कैसी है शनावर, वो ठीक तो है ना? कोई भी मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर नहीं जा रहा। मैंने सबसे कहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। प्लीज़ मुझे ले चलें अपने साथ हॉस्पिटल। मुझे उसे देखना है, उससे मिलना है। प्लीज़ आप तो ले चलें। कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा, कोई भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। वो मुसलसल रोते हुए बोल रही थी। अनाया मेरी जान, ये क्या बचपना है? क्यों रो रही हो क्या गया है तुम्हें? मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। इधर देखो मेरी जान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसे होश आ चुका है और वो ठीक है। उसके शिद्दत से रोने पर शनावर बहुत प्यार से उसे समझा रहा था, जबकि वो मुसलसल रोते हुए उसके साथ चलने की ज़िद कर रही थी। उसने मुकर्रिश से कहा था कि उसे जर्शे के पास जाना है, लेकिन मुकर्रिश ने सबको मना कर दिया था क्योंकि जर्शे पर जानलेवा हमला हुआ था। यकीनन ये किसी दुश्मन का काम था और वो नहीं चाहता था कि मज़ीद किसी की जान खतरे में आए, इसलिए उसने अनाया को फ़ोन पर डांट भी दिया था। तुम पहले रोना बंद करो, मैं कह तो रहा हूँ ना कि सुबह होते ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। जर्शे की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है, अब उसकी जान खतरे से बिल्कुल बाहर है और उसे होश भी आ चुका है। उसे समझाते हुए बोल रहा था, लेकिन अनाया के रोने में अब तक किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही थी। बस अनाया, मैंने कहा ना हम सुबह चलेंगे। देखो क्या हालत बना रखी है तुमने, हशर बिगाड़ दिया है आंखों का। वो बारी बारी उसकी आंखों को चूमते हुए उसे यूं ही अपने हिसार में लिए बेड पर ले आया। मुझे पता है आप ही लेकर नहीं जाएंगे, सब मुझे डांटते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता और जो प्यार करती है वहाँ हॉस्पिटल में पड़ी है, कोई मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रहा। दादा जान ने भी मुझे डांटा, मुकर्रिश भाई ने भी डांटा, उसके सीने से लगी सबकी शिकायत लगा रही थी। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे अपने दिल में बदगुमानी नहीं लाते, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो समझा रहा था। आप मुझसे प्यार करते हैं? उसके सीने से सर उठाती पूछने लगी। शनावर के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो एक लफ्ज के अलावा कुछ नहीं बोल पाया। बहुत? तो फिर आप ले चले ना, उसने भीगी आंखों से कहा था। मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं सुबह लेकर जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा। अब रोना बंद करो। अब अगर तुमने एक भी आंसू और बहाया तो मैं अपने वादे से पीछे हट जाऊंगा। वो सिर मुसलसल रोते देखकर धमकी पर उतर आया था। आप भी बहुत बुरे हैं, आपसे भी बात नहीं करूंगी, बस मुझे एक दफा जैशे के पास ले जाएं। वो फिर से उसके सीने से लगी उसकी तारीफ करते हुए अपने आंसू पहुंच चुकी थी। अपनी तारीफ पर शनावर भी लब बेचते हुए उसे देखा था, लेकिन फिलहाल इतना ही काफी था कि वो रो नहीं रही थी। शनावन ने अपना वादा पूरा किया था। सुबह होते ही उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले आया था। वो कितनी ही देर जर्शी के पास बैठी रही, उसके साथ हंसी मजाक करके उसका दिल बहलाती रही। जर्शी को मजीद 4-5 दिन हॉस्पिटल में रुकना था। उसने बहुत कहा कि वो जर्शी के पास रहेगी, लेकिन उसके लिए कोई भी नहीं माना था, बल्कि जरावर के अलावा उसके पास कोई भी नहीं रुकने वाला था। दादा जान को इन लोगों ने जबरदस्ती भेज दिया था, क्योंकि जरावर की हालत देखने के बाद दादा जान का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उसे छोड़कर जाने को। लेकिन फिर जरावर ने खुद ही उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया था और उन्हें यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है, उसकी जर्शी ठीक है, तो उसे भी कुछ नहीं होगा। दादा जान ने घर आते ही सदके के बकरे ज़िबा करवाए थे। उनके घर पर ये अचानक जो मुसीबत आई थी उसने सबको परेशान कर दिया था। जबकि मुकर्रिश अभी तक उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था जिसने एक घटिया हरकत की थी। वो शख्स ऐसा गायब हुआ था कि उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिला था। आज वो 4 दिन बाद जर्शी को घर वापस लेकर आ गया था। मुकर्रिश अब तक उसी आदमी की तलाश में लगा हुआ था जिसका कोई नामो निशान भी ना मिला था। जबकि बाकी सब घरवाले जर्शी की दिलजोई में लगे हुए थे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जरावर तो लम्हे के लिए भी उससे अलग होने से के लिए तैयार नहीं था। वो जान से बढ़कर उसका ख्याल रख रहा था। अनाइश का ज़्यादातर वक्त जर्शी के साथ ही गुजरता था। वो भी बातों ही बातों में से इंसाने की कोशिश करती रहती। जितना हो सके सब घर वाले उसका ख्याल रख रहे थे, ताकि कुछ देर के लिए ही सही वो अपना दर्द इग्नोर कर दे। जर्शी घर वापस आ गई थी और खतरे से बाहर थी। उनके लिए इतना ही काफ़ी था। सबके मुताबिक ये कोई जर्शी या जाफ़र अकबर ख़ान का दुश्मन था जो उनके साथ ऐसा कर रहा था, वरना अब तक पकड़ा जा चुका होता। पुलिस मुसलसल उसकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन मस्जिद के बाहर किसी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, वरना शायद अब तक उसे पकड़ चुके होते। वो आदमी जो भी था काफ़ी ज़्यादा होशियार था। उसे हमला करने के बाद वहाँ रुकने की गलती नहीं की थी, बल्कि भीड़ में वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुका था। लेकिन अनाया का कहना था कि वो उसका चेहरा देख चुकी है और अगर वो उसके सामने आए तो उसे पहचान लेगी, लेकिन वो तो तब होगा जब वो पकड़ा जाएगा। वो आदमी अचानक गायब कहाँ हुआ था, इस बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया था। रात को तकरीबन 11:30 बजे के करीब मुकर्रिश घर वापस आया तो उसने जरावर को आज बहुत दिनों के बाद कमरे से बाहर देखा था। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मुकर्रिश उसी की तरफ चला गया। जरावर दूसरी तरफ चेहरा पैर कर खड़ा था। बस तुम इतना करो जितना मैं तुमसे कह रहा हूँ, बाकी सब कुछ मैं खुद ही देख लूँगा। मैं आज रात ही हवेली से निकलने की कोशिश करता हूँ। नहीं, वो आदमी मेरा मुजरिम है, उसे मैं सजा दूँगा। वो बोलता अपने पीछे किसी को महसूस करके तेज़ी से पलटा था। मुकर्रिश उसके पीछे ही खड़ा था। न जाने उसने उसकी बात सुनी थी या नहीं, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था।
जर्शे कैसी है? उसने सवाल पूछा, जबकि ज़रावर फ़ोन बंद करता, जेब में डालता, इस बात में सर हिलाता उसे जर्शे के मुतल्लिक़ बताने लगा था। मुकर्रिश भी उसके साथ ही टहलने लगा था। कहाँ मसरूफ़ रहते हो आजकल? पूरा दिन घर पर मिलते ही नहीं हो। जब भी किसी से पूछूं यही जवाब मिलता है कि तुम घर पर नहीं हो। ज़रावर वहीं रखी कुर्सी पर बैठते हुए उससे पूछने लगा था। उसी आदमी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने जर्शे पर जानलेवा हमला किया है। वो है कौन और उसने ऐसा क्यों किया? उस आदमी को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। उसने हमारे घर की औरत पर हमला किया है, उसे आसानी से छोड़ूंगा नहीं। पुलिस भी अपना काम कर रही है। मुकर्रिश उसके साथ कुर्सी पर बैठते हुए उसे बताने लगा था। मुकर्रिश, ये तुम कौन से फजूल कामों में लग गए हो? जर्शे अब ठीक है, ख़तरे से बाहर है, हमारे साथ है। तुम क्यों उस आदमी के पीछे अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त अनाइश का ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। वो आदमी भाग गया, कहीं गायब हो गया तो दफ़ा करो, उसे अपनी फैमिली पर गौर करो। इन फजूलियात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी चलता हूँ, ये ना हो कि जर्शे जाग गई हो, मुझे कमरे में ना देख कर परेशान होगी। वो कुर्सी से उठते हुए उससे कहने लगा था, जबकि मुकर्रिश हैरानगी से उसकी बात सुन रहा था। उसकी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ था और वो आदमी जिसने हरकत की थी आज़ाद घूम रहा था। और ज़रावर कह रहा था उसे छोड़कर आगे बढ़ो। क्या ये इतना आसान था? हरगिज़ नहीं। ज़रावर इतनी बड़ी बात को इस तरह से नज़रअंदाज कैसे कर सकता था? उसे समझ नहीं आया था। मुकर्रिश को नींद नहीं आ रही थी। अनाइश के सोने के बाद वो खिड़की पर खड़ा था जब उसे ज़रावर की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी थी। इतनी रात को वो कहाँ जा रहा था? इस सोच के आते ही उसने सबसे पहले वक्त की तरफ देखा था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वो खुद भी बाहर जाने लगा। उसे अब तक ज़रावर की वो सारी बातें हजम नहीं हुई थी जो थोड़ी देर पहले वो करके कमरे से गया था। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि वो जो इतनी रात को यूं बिना किसी को बताए घर से बाहर निकला है तो कहीं ना कहीं वजह जर्शे पर हुआ वो हमला है, जिसके लिए वो बहुत नॉर्मल नज़र आ रहा है। लेकिन वो नॉर्मल है नहीं। वो सबको कह रहा है कि उन्हें इस हादसे से निकल आना चाहिए, उसे बोलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो जानता था कि वो जर्शे के मामले में इतना गैर जिम्मेदार हरगिज़ नहीं है। इस बात को नज़रअंदाज कर दे तो ज़रावर शाह, जब तुमने खुद इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया तो मुकर्रिश शाह कैसे कर दे? मैं जानता हूँ कि ये बात इतनी छोटी नहीं कि तुम इसे भूल कर आगे बढ़ सको। वो इस यकीन के साथ गाड़ी की चाबी लेकर कमरे से बाहर आया था कि ज़रावर इसी सिलसिले में कहीं बाहर निकला है। लेकिन बाहर आते ही उसने शनावर को घर के दरवाजे पर खड़े देखा। वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। तुम भी कहीं जा रहे हो क्या? उसने मुकर्रिश को देखकर पूछा था। क्यों, कोई और भी गया है क्या? उसने मुस्कुराकर कहा। शायद वो ज़रावर के बारे में कुछ जानता था। हाँ, मैंने ज़रावर को कहीं जाते देखा है। वो इस वक्त कहाँ जा सकता है? मुझे लगता है कि वो जो आदमी गायब हुआ है ना, गायब नहीं हुआ बल्कि इसने गायब किया है। वो उसकी बात पर मुकर्रिश ने उसे घूर कर देखा था। नहीं यार, मुझे घूरो मत, मैं अपने भाई पर शक नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। वो जर्शे को लेकर इतना लापरवाह हरगिज़ नहीं है कि इस बात को भूल कर आगे बढ़ जाए। मुझसे अभी तक ये सारी बातें हजम नहीं हो रही कि ज़रावर इस केस को रफा दफ़ा कर चुका है। कुछ ना कुछ तो कर रहा है ये बंदा। वो मेरा भाई है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मुकर्रिश। मेरे ख्याल में हमें उसका पीछा करना चाहिए। उसे देखकर बोला तो मुकर्रिश ने कुछ समझते हुए उसे देखा था। तो यहाँ क्यों खड़े हो? चलो उसका पीछा करते हैं। वो जल्दी से उसे अपने पीछे आने का इशारा करता तेज़ी से बाहर निकला था, जबकि शनावर भी इसी स्पीड में उसके पीछे आया था। वो लोग ज़रावर से काफ़ी दूर थे। वो उसकी गाड़ी से ज़रा हटकर उसका पीछा कर रहे थे ताकि उसे बिल्कुल भी शक ना हो। ज़रावर की गाड़ी एक बहुत ही पुरअसरार सी जगह पर रुक गई थी। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ एक कच्ची बस्ती थी जो वीरान लग रही थी। यकीनन लोग उसे छोड़कर जा चुके थे। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इंसान का कोई नामो निशान भी ना था। मुकर्रिश ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ कर दी थी ताकि उसे उन पर बिल्कुल भी शक ना हो। वो गाड़ी से निकलता हुआ मोबाइल की लाइट ऑन करके तेज़ी से उस कच्ची बस्ती की तरफ चला गया था। वो दोनों भी गाड़ी वहीं पर रोकते उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगे। वो तेज़ी से आगे जा रहा था। शायद उसे यकीन था कि पीछे कोई भी नहीं है और ना ही कोई उसके पीछे आएगा। वो सीधा इस मुकाम पर जा रुका था जहाँ पर रुकना चाहता था। उसने एक कच्चे से मकान का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। तो उसका ख़ास आदमी रज़ाक भी वहीं पर मौजूद था। मुकर्रिश, ये कौन सी जगह है और ज़रावर यहाँ क्यों आया है? ये तो रज़ाक है ना, इसका बॉडीगार्ड। क्या ये रज़ाक का घर है? वो मुकर्रिश से पूछने लगा। ये तो अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा। वो अपने पीछे आने का इशारा करता एक दफ़ा फिर से इस कच्चे मकान की तरफ चल पड़ा था। छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, खुदा के लिए। वो दोनों जैसे जैसे इस कच्चे मकान के करीब आ रहे थे उन्हें अंदर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। न जाने शनावर को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज़ उसने बहुत पहले सुनी है। वो कौन था उसे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन उसे ज़रूर ज़रावर या रज़ाक में से कोई मार रहा था। यकीनन ये वही इंसान हो सकता है जिसने वो घटिया हरकत की थी। लेकिन वो तो कोई बुरा आदमी लग रहा था। तो क्या ज़रावर किसी बुरे आदमी के साथ ऐसा सलूक कर रहा था? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। मुकर्रिश तेज़ी से अंदर की तरफ आया था, लेकिन अंदर जाने की बजाय दोनों ही दरवाजे पर रुक कर उसका हाल देखने लगे थे।
छोटे से कमरे में एक छोटी सी लाइट रोशन थी। वो आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ बहुत बुरी तरह से रो रहा था, जबकि उसके सामने ज़रावर दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो दोनों आहिस्ता से अपना आप उसे छुपाते हुए अंदर दाखिल होते कमरे के दरवाजे के पास आए थे। मैं इसे जानता हूँ मुकर्रिश, ये मुकस्सम का दोस्त आकिब है, शनावर ने उसे देखकर सरगोशी नमा आवाज़ में कहा था। इसकी बहन नाफिया एक ज़माने में उसके लिए घर से भागने को भी तैयार थी। हाँ, ये वही आदमी था लेकिन उसकी ज़रावर के साथ क्या दुश्मनी थी? ज़रावर उसे क्यों अगवा किया हुआ था? क्या ये वो आदमी था जिसे उसने सरशे पर हमला किया था? उसने सरगोशी नमा आवाज़ में ही उससे पूछा था, जिस पर शनावर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो कोई बूढ़ा आदमी था, आराम आराम से चल रहा था, लेकिन जब वो भागा तब वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं लग रहा था। तो क्या ये वही था? उसने खुद पर चादर डाली हुई थी, मैं ठीक से देख नहीं पाया था। शनावर ने फ़ौरन ही अपनी गलती का इजहार किया था। ये वही हो सकता है, वरना ज़रावर की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मुकर्रिश ने यकीन से कहा और एक बार फिर से उस आदमी की हालत देखने लगे। देख, तेरे नसीब में माफ़ी नहीं है, बस मुझे ये बता कि तुमने मेरी जर्शे को क्यों मारा? क्या दुश्मनी है उस मासूम सी लड़की के साथ तेरी? बता, तूने उसे चोर पहचाने की हिम्मत कैसे की? तेरे दिमाग में ये ख्याल भी कैसे आया कि तू ज़रावर शाह की बीवी की जान खतरे में डालेगा और वो तेरी जान बख्श देगा? नहीं बच्चे, वो तुझे जहन्नुम रसीद करेगा। बोल, क्यों की तुमने ऐसी हरकत? वो एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारते हुए उसके गले को पकड़ चुका था। उसका सर कुर्सी से नीचे की तरफ लटक रहा था, लेकिन ज़रावर उस पर तरस खाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं रखता था। उसके दोनों हाथ नीचे की तरफ झूल रहे थे। वो दोनों तो बाहर खड़े ये सोच रहे थे कि उसके हाथ बंधे हैं, लेकिन उसकी हरकत करने पर उन्हें एहसास हो गया था कि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, लेकिन वो अपना बचाव क्यों नहीं कर रहा। ये बात इन दोनों को समझ नहीं आई थी, लेकिन जब बात समझ में आई थी कि वो ये थी कि ये वही आदमी था जिसने सरशे पर हमला किया था, लेकिन मुकस्सम का दोस्त ऐसी हरकत क्यों करेगा? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने तुम्हारी बीवी पर हमला नहीं किया था, बल्कि मैंने तो शनावर की बीवी पर हमला किया था। न जाने कैसे तुम्हारी बीवी बीच में आ गई। मैं वहाँ शनावर की या फिर मुकस्सम की बीवी का कत्ल करने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की तुम्हारी बीवी है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रहा था। कभी वो हाथ उठाकर जोड़ने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके दोनों हाथ बिल्कुल नकारा थे, क्योंकि वो उसके दोनों हाथ तोड़ चुका था। उसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद शनावर गुस्से से अपने आपे से बाहर होने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत करता, मुकर्रिश ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ये घटिया आदमी मेरी बीवी को मारने आया था। उसकी आवाज़ तेज़ होने लगी तो मुकर्रिश ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। मैंने सुना है शनावर, हमें सब्र करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि इसने ऐसा क्यों किया है। उसे समझा रहा था। उसे पुरसुकून करना मुश्किल था, लेकिन मुकर्रिश कामयाब हो गया था। अंदर ज़रावर उसे दर दर मुँह पर थप्पड़ मारे जा रहा था। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, और यकीन कर मुझे ये बात जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि तूने ये हरकत क्यों की। तूने की तेरे लिए यही तेरी गलती है, तेरी मौत की वजह बनेगी। ज़रावर ने पिस्तौल लोड करते हुए उसके माथे पर रखी थी। मैं सब कुछ बताता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। वो एक बार फिर से मिन्नतों पर उतर आया था। इस बार कोई फालतू बात नहीं, अगर तेरे मुंह से एक भी बेमकसद लफ्ज़ निकला तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ज़रावर ऐसा कर गुजरने को तैयार था। मुझे मुकस्सम और शनावर से नफ़रत थी, खासकर मुकस्सम शाह से, उसकी खुददारी से नफ़रत थी। इतने अमीर कबीर ख़ानदान का आदमी था। वो एक मामूली से नौकरी करता था, और वह नौकरी इतनी ईमानदारी से करता था कि किसी तरह की कोई बेईमानी वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। हमारी दोस्ती कॉलेज में हुई थी। वो अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था, और शुरू में वो बहुत पैसा उड़ाता भी था। मैं उसके सामने अपनी गरीबी का रोना धोना करता और उससे बहुत पैसे निकलवाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी गरीबी से निकलने की बजाय उसे भी गरीब बनने का शौक़ पैदा हो गया। अपने ख़ानदान की जायदाद ठुकराकर मेरे साथ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी करने लगा। अपनी आशो इशरत की ज़िंदगी छोड़कर वो प्रोफेसर की तनख्वाह पर ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो गया। मुझे यकीन हो गया कि आदमी मुझे कुछ भी नहीं दे सकता, तो मैंने उसके कज़न शनावर के पीछे अपनी बहन को लगा दिया। मुझे लगा था कि वो मेरी बहन की खूबसूरती पर मिटेगा और भागकर उसे शादी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ मेरी बहन के साथ वक्त गुजार रहा था, टाइम पास कर रहा था। मैंने प्लान बनाया जिसके तहत मैंने अपनी बहन को घर से भागने के लिए कहा, लेकिन वो शनावर आकर उसे वापस घर जाने का दर्श देने लगा। मैंने वहीं जाकर उसे पकड़ने का ड्रामा किया तो मुकस्सम ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसे मेरी बहन से शादी करने पर मजबूर ना कर सका, बल्कि उल्टा ही हो गया। जहाँ पर शनावर की शादी होने वाली थी, वहाँ नादिया को भेजकर उसकी होने वाली दुल्हन को ये कह दिया कि शनावर उससे मोहब्बत करता था, लेकिन मेरा वो प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। फिर मुझे पता चला कि शनावर की शादी तो उस लड़की से हुई नहीं। अभी तक मेरे पास नासिया के साथ शनावर को किसी तरीके से जोड़कर दौलत हासिल करने के चांस थे, लेकिन नादिया ही अपने किसी आशिक के साथ घर से भाग गई। फिर मुझे पता चल गया कि मैं शायद कभी दौलत नहीं कमा सकता, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर्स में झोल करना शुरू कर दिया। मैं जान चुका था कि मुकस्सम अपना घर छोड़ चुका है और अब सिर्फ यूनिवर्सिटी की नौकरी पर अपना गुजारा कर रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी से पेपर लीक किए तो मुकस्सम को ये बात पता चल गई। मैंने उससे कहा कि मैं आधे पैसे दूंगा, लेकिन उसने मेरी बात मानने की बजाय मुझे यूनिवर्सिटी से धक्के मारकर निकलवा दिया।
खुद इस कमीने को अमीर होना नहीं था, मुझे उसने अमीर होने नहीं दिया। उसके बाद मेरे खिलाफ़ कुछ और सबूत यूनिवर्सिटी से निकले जिसकी वजह से मुझे 3 साल कैद हो गई और अब मुझे दोबारा किसी भी यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं मिल सकती, बल्कि मैं किसी भी अच्छी जगह नौकरी नहीं कर सकता। सिर्फ उस मुकद्दम की वजह से और उस शनावर की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए मैं अब उन्हें भी खुश नहीं होने देना चाहता था। मुकद्दम अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा चाहता है और शनावर की बीवी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद उसकी जगह मेरी बहन होती और मैं बहुत अमीर इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता। उस दिन अगर मेरे सामने मुकद्दम या शनावर में से किसी की भी बीवी होती तो मैं उसे जान से मार देता, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है, वो तुम्हारी बीवी थी। लेकिन मेरा इरादा तुम्हारी बीवी को कत्ल करना हरगिज़ नहीं था। मैं शनावर और मुकद्दम की बीवी को मारने गया था। वो दोनों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की वजह थे। मैं उन्हें बर्बाद कर देना चाहता था, मैं उनकी खुशियाँ तबाह कर देना चाहता था। जिस तरह मैं बेसुकून हूँ, कितना ही उन्हें बेसुकून कर देना चाहता था। वो कुर्सी पर बैठा अपने लहजे में मुकद्दम और शनावर से बेपनाह नफ़रत का इजहार करते हुए बोल रहा था। शनावर उसे मार मार कर थक चुका था, उसकी सांसें फूल चुकी थी, लेकिन अब तक वो उसका कचूमर बनाने से बाज नहीं आया था। वो मुसलसल उसे मार रहा था, शायद वो उसे ख़त्म कर देना चाहता था। जब रज़ाक ने उसे सांस लेने के लिए कहा और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था। तुम लोग क्या वहाँ सिर्फ जासूसी करने के लिए आए हो? अंदर दफ़ा हो, इस आदमी का सुरमा बना दो। ये मेरी बीवी को मारने नहीं आया था, तुम्हारी बीवी और हमारी भाभी को मारने आया था। वो इन दोनों को मुखातिब कर रहा था। वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर गहरा सांस लेते अंदर कदम रख चुके थे। उसे कैसे पता चला था कि वो दोनों यहाँ मौजूद थे? दोनों ने नहीं पूछा था। वो समझ चुके थे कि ज़रावर इतना मासूम नहीं है जितना वो सबके सामने होता है। मैं इस कमीने की हड्डियाँ तोड़ दूंगा। हिम्मत कैसे हुई मेरी अनाया पर हमला करने के बारे में सोचने की? तो पहले दिन से ही कमीना था और ये बात मैंने मुकद्दम को बहुत दफ़ा बताई, लेकिन उसकी आंखों पर ना तेरी दोस्ती की पट्टी बंधी हुई थी। उसके मुंह पर धड़ाधड़ मुक्के मारता वो गुस्से में आपे से बाहर हो चुका था, जबकि ज़रावर सुकून से बैठा वहीं सिगरेट सुलगाकर उसे देखने लगा था। मुकर्रिश पहली दफ़ा उसे सिगरेट पीते देखकर सर पकड़ कर रह गया था। खुला गिरेबान पसीने से शराबूर लबों में सिगरेट दबाए वो दादा जान का अक्लमंद फरमाबरदार पोता कम गुंडा ज़्यादा लग रहा था। ये उसकी गलतफहमी थी कि वो सिर्फ अपने आप को ही घर के बाहर का बदमाश समझता था। शायद वो भूल गया था कि ज़रावर की रगों में भी वही खून है जो उसकी रगों में। अरे यार, मर जाएगा। वो मुकर्रिश ने शनावर को पागल होते देख उसे पीछे हटाया था, लेकिन शनावर पीछे हटना नहीं चाहता था। वो उसकी अनाया को मारने आया था, उसके मासूम सी शरारती बीवी को मारने आया था। उस मासूम सी लड़की को ना जाने क्यों हर कोई उसका दुश्मन बना हुआ था, और यही बात तो शनावर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मरता है तो मर जाए, लेकिन इसे छोड़ना मत। ज़रावर की आवाज़ पर जैसे शनावर मज़ीद जोश में आया था। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? मर गया तो केस बन जाएगा, मुकर्रिश ने उसे घूर कर कहा था। तुम पर इतने सालों से कोई केस बना? तुम कितने शरीफ हो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुमने नाइश के सामने उसके मामू और खाला को ठिकाने लगाया था, कोई केस नहीं बना। और फिर फिजान मलिक किधर गया ये आज तक किसी को पता नहीं है। वो अचानक ही हिसाब किताब पर आ गया तो मुकर्रिश उसे घूर कर रह गया था। ये सियासत है मेरी जान, मेरा नाम कहीं पर आ भी गया तो मैं आसानी से निकल जाऊँगा, लेकिन तुम लोग फंस सकते हो, वो उन्हें समझाते हुए बोला था। भाड़ में गई तेरी सियासत। अगर तू सियासत के बलबूते पर बच सकता है तो हम तेरे भाई हैं, हमें भी कुछ नहीं होगा, तो हमें बचा लेगा। शनावर ज़ोर से मार। उसने शनावर को मज़ीद जोश दिलाया था, जिस पर शनावर और भी ज़्यादा ज़ोर से उसे मारने लगा था। उसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। मुकर्रिश नहीं चाहता था कि वो दोनों किसी भी बड़ी मुसीबत में फंसें। हम पुलिस से रब्ता करते हैं, उसे उसके अंजाम तक पहुँचाएगी। मुकर्रिश ने इन दोनों को एक साइड पर करते हुए रज़ाक से कहा था, जो शायद ज़रावर के हुक्म का गुलाम था। फ़ौरन सर झुका लिया। उसने गुस्से से उसको घूरा था। तुम लोग मुझ पर यकीन कर सकते हो, ये पुलिस केस है, ये सारी ज़िंदगी जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। उसे इन दोनों को यकीन दिलाते हुए कहा था। ठीक है, जैसा तो कहेगा मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे। अगर यहाँ पर आज जर्शे की बजाय नाइश पर हमला हुआ होता तो क्या तू तब भी यही करता? मैं जानता हूँ जर्शे से तेरा कोई लेना देना नहीं है, वो ना ही तेरे करीब रही है और ना ही तो उसे इतना जानता है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी है, मेरे जीने की वजह है। उसे छूने वाले को मैं दूसरी सांस ना लेने दूँ और ये शख्स मेरे सामने ज़िंदा बैठा है। तो मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा मुकर्रिश, वो गुस्से से देखते हुए बोला। हाँ, अगर जर्शे की जगह नायत होती तो शायद इस शख्स का हाल इससे भी बदतर होता। मुकर्रिश लाजवाब होकर कुर्सी पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो जो करना है करो मेरी बला से। और फिर जैसे उसकी तरफ से इजाज़त मिलते ही उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। वो लोग खामोशी से घर वापस आ चुके थे। बिना किसी से भी मिले वो अपने अपने कमरे में चले गए। इस बात का दोबारा जिक्र ना करने का वादा एक दूसरे से करके घर आए थे। ये बात यहीं पर ख़त्म हो चुकी थी, ये केस यहीं पर तमाम हो चुका था। दादा जान ने सबको नाश्ते पर इकट्ठा होने के लिए कहा था, उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी थी। दादा जान इस घर में फिर से खुशियाँ चाहते थे और वो इसी सिलसिले में उनसे कोई बात करना चाहते थे। वो सब ये जानने के लिए काफ़ी मुतजस्सिस थे कि दादा जान ने क्या सोचा है। अब उन्हें यकीन था कि अब से जो भी होगा अच्छा ही होगा। हर तरह की मुसीबत ख़त्म हो चुकी थी। अगले महीने से इलेक्शन शुरू होने वाले थे, तो मुकर्रिश के पास सिर्फ यही कुछ दिन थे अपनी ज़िंदगी खुलकर एंजॉय करने के। सो अब वो कुछ भी बुरा नहीं चाहता था।
सुबह होते ही वो सब लोग टेबल पर हाजिर थे जब दादा जान ने अपनी बात शुरू की। हम चाहते हैं किसी महीने के अंदर अंदर अब्दुल्ला की शादी कर दें, जैसा कि फ़ैसला पहले ही हो चुका था, तो रिश्ता ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अब्दुल्ला की शादी वहाँ पर ही हो जहाँ वो चाहता है। दादा जान की बात सुनते हुए सब भी उन्हें देखने लगे थे कि दादा जान अब तक अब्दुल्ला की शादी यमुना से करना चाहते थे। अब्दुल्ला खुद भी उन्हीं की तरफ मुतवज्जो था। क्या मतलब है, आप लोग अभी तक किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं? वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अनाया बोल उठी। हाँ बेटा, हम समझ सकते हैं कि यमुना ने जो किया वो गलत है, लेकिन मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता वो संभल जाएगी। हमें उसे एक मौका देना चाहिए, दादा जान ने समझाते हुए कहा था। जो भी हुआ था वो सब कुछ चची बेगम की वजह से हुआ था। चची बेगम अपनी मर्जी से अपनी भतीजी को यहाँ लाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इस रिश्ते के बारे में ना सोचा जाए। दादा जान नहीं चाहते थे कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस वह यमुना चुड़ैल हमारे घर में हरगिज़ नहीं आएगी। अनाया नाराज़ हो रही थी। अनाया, हम तुम्हारी बात को समझ जाएं, लेकिन क्या तुम्हारी नज़र में अब्दुल्ला की पसंद कोई अहमियत नहीं रखती? अब्दुल्ला जो मुंह खोले उनको सुन रहा था, उनके सवाल पर आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा। उसने कब किसी से कहा था कि उसे यमुना पसंद है, वो भी शादी के लिए? अनाया खुद भी अब्दुल्ला को घूरने लगी थी। अगर अब्दुल्ला की मर्जी इस यमुना में थी तो फिर वो क्यों उसके रास्ते में टांग उड़ाती? अगर वो उसे पसंद करता था तो फिर शायद उसे बोलने का कोई हक नहीं था। उसके खामोश होने पर दादा जान ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था। जबकि अब्दुल्ला की सोच यमुना की तरफ गई तो उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। उसके सामने उसकी शादी की प्लानिंग चल रही थी और वह जानता तक नहीं था कि वो यमुना नामी लड़की से मोहब्बत करता है, बल्कि उसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुका है कि उससे शादी के लिए उसकी पुरानी सारी गलतियाँ माफ़ कर देगा। बाबा, ये क्या हो रहा है? मेरी शादी यमुना के साथ, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो परेशानी से बाबा जान के कमरे में दाखिल हुआ था। हाँ, तो तुमने ही तो तब इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। उसकी शक्ल देखते हुए कहने लगे। मैंने कभी यमुना से शादी के लिए हामी भरी? और कब आपने मुझसे पूछा कि आप लोग मेरी शादी यमुना से करना चाहते हैं? और मैंने कब कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है? वो तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा था। क्या कर रहे हो तुम अब्दुल्ला? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने जब तुमसे मामू की बेटी के लिए पूछा था तब तो मैं बहुत ही आजिज़ी से जवाब दिया था कि तुम्हें शर्मो हया वाली लड़की चाहिए थी, और तुम्हें मामू की बेटी से शादी पर एतराज़ नहीं। तो तुम्हारी इस बात का ये मतलब निकलता है कि तुम यमुना को पसंद करते हो, उसे शादी करना चाहते हो। ये बात मैंने बाबा जान को बता दी थी। जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। गलती हो गई बच्ची से। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मोहब्बत से इनकार कर दो। वो दिल की बुरी नहीं है। बस तुम्हारी माँ ने मुझे इस तरह से ट्रेन किया था, वो वही सब कुछ कर रही थी, और इंशाल्लाह वो तुम्हारे लिए बेहतरीन बीवी साबित होगी। तुम भी पुरानी बातें दिल से निकाल दो। बाबा जान उसे प्यार से समझाते हुए कमरे से चले गए थे, जबकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि सबको कैसे बताए कि वो यमुना से हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता। अगला दिन शुरू होते ही वो सब लोग रिश्ता लेकर जाने की तैयारियां कर रहे थे। अब्दुल्ला बेचैनी से पहलू बदल रहा था। ये उसकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा था, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। एक ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी की जा रही थी जिसे पसंद करना तो दूर की बात, उसे दूसरी बार देखना भी नहीं चाहता था। उसकी लटकी हुई शक्ल अनाइश से देखी नहीं जा रही थी, तो उसने उससे बात करने का सोचा और उसके कमरे में आ गई थी। बाबा जान नीचे बुला रहे हैं, हमें चलना चाहिए। उसके कमरे में कदम रखते कहने लगी। कहीं नहीं जाना। तुम लोगों को बहुत शौक़ है ना मेरा रिश्ता करने का। जाने का तो जाओ, शादी भी खुद ही कर लेना, मैं नहीं आऊँगा। वो गुस्से से बोला था। ये क्या बात हुई? पहले खुद ही एक अजीबो गरीब किस्म की मखलूक को पसंद कर लिया शादी के लिए, और अब आपको इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बाबा जान ने फैसला कर लिया है और वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। आपने खुद इस रिश्ते के लिए हामी भरी है। वो सब लोग आपके लिए ही ये रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। वो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए बोली थी। आशी, मुझे बचा लो, मेरे साथ जुल्म हो रहा है मेरी गुड़िया, तुम कुछ करो। तुम दादा जान से कहो कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उस टाइम को मैं सारी ज़िंदगी किस तरह से अपने साथ रखूँगा? तरस खाओ मुझ पर। ऐसी बात है तो बाबा जान के सामने एक्स्ट्रा फरमाबरदार बनने की ज़रूरत क्या थी? कह देते कि आप उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते, बस शर्मो हया वाली लड़की चाहिए। कहकर बाबा जान को इस बात पर मोहर लगाने पर मजबूर कर दिया कि आप इस अजीबो गरीब मखलूक को पसंद करते हैं। यही तो मेरी गलती है। शर्मो हया के बजाय सीधा हया का नाम लेना चाहिए था। सोचा था घुमा फिरा कर बात करूंगा तो बाबा जान मेरी बात को समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो मेरी किसी भी बात को नहीं समझे। वो परेशानी से सर पकड़ कर बैठ गया था, जबकि नाय शरानगी से उसे देख रही थी। यह हया कौन थी? वो तो इस नाम की किसी लड़की को जानती तक नहीं थी। यह हया कौन है? बाबा ने आपसे मामू फैसल की बेटी का पूछा था, किसी शर्मो हया का नहीं। वो परेशानी से उससे पूछने लगी थी। फैसल मामू की बेटी है हया, और कौन है? वो उकता कर बोला। मामू फैसल की कोई और बेटी भी है? हद है, कहीं और दिल नहीं लगा सकते थे आप अभी? वो उसे देखकर कहने लगी थी। शटअप लड़की, एहतराम से बात करो। तुम्हारी होने वाली भाभी और यमुना जैसी नहीं है, वो बहुत प्यारी है। वो तड़प उठा था हया की तारीफ पर। अच्छा, तो ये बात है? दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़े सब कुछ हया के साथ लगा कर बैठे हैं और शादी के लिए यमुना को हाँ कर दी। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस यमुना से शादी के लिए हरगिज़ हामी नहीं भरी थी। मुझे ये लग रहा था कि वो हया की बात कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मामू फैसल की बेटी का कहा था और मैंने कहा सिर्फ वही लड़की जो
दोनों में से शर्मो हया वाली है, और इन दोनों में से शर्मो हया वाली कौन है ये पहचानना हमारे घर वालों के लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बाबा इतने मासूम हैं। खुद तो 2-2 बार दुल्हा बनने हैं और मुझे एक बार दुल्हा बना रहे हैं, वो भी उस यमुना का। वो बेचैनी से दाएं बाएं टहल रहा था जब अचानक दरवाज़ा खुला और चच्ची बेगम अंदर आई। चलो बच्चों जल्दी चलो, गाड़ियाँ तैयार हैं, बिल्कुल वक्त नहीं है, तुम्हारे बाबा ने शोर मचाया हुआ है। वो इन दोनों को इशारा करके तेज़ी से बाहर निकल गई थी जबकि वो उसे देख रहा था। आप परेशान मत हो अभी, सब कुछ ठीक होगा, फ़िलहाल चलते हैं ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कह रही थी जबकि वो बहुत परेशान था। फैसल मामू ने बहुत खुशी से उनका वेलकम किया था। उनके आने पर वो बहुत खुश हुए थे, खासकर ये जानकर के वो अब्दुल्ला के रिश्ते के सिलसिले में आए हैं। वैसे तो वो रात को ही फ़ोन करके आने की खबर दे चुके थे, लेकिन मामू जान जो कुछ हो चुका था उसको लेकर काफ़ी परेशान थे। उन्हें हरगिज़ उम्मीद ना थी कि लोग दोबारा उनके घर में कदम रखेंगे। जो कुछ यमुना वहाँ करके आई थी उससे वो वाकिफ़ हो चुके थे। ऐसे में उनका इस तरह से रिश्ता लेकर आना उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। सब ने उनकी बहुत खिदमत की थी। यमुना की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। उसे बिल्कुल उम्मीद ना थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फुप्पो इस घर में रहेंगी, लेकिन वो तो उसे भी इस घर में लेकर जाने की तैयारी कर चुकी थी। उस दिन जिस तरह उसने फुप्पो को फंसाया था, उनका सब कुछ भूल भाल कर उसे एक बार फिर से अपनी बहू बनाने का फ़ैसला करना हरगिज़ आसान नहीं था। न जाने उनके दिल में उसके लिए ये बात कैसे आ गई। खैर जो भी था वो बहुत खुश थी, और वैसे भी शादी के बाद उसे कौन सा फुप्पो से कोई मतलब होने वाला था। उसे तो सिर्फ पैसे से मतलब था जो उसे मिल रहा था, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। खाना लग गया है, आइए सब खाना खा लीजिए, हया ने अंदर दाखिल होते हुए सबको इत्तला दी थी। अब्दुल्ला ने एक नज़र हया को देखा, उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। हया सादा सी मगर बहुत प्यारी सी लड़की थी। ये उसके भाई की पसंद थी तो उसके भाई की पसंद वाकई ही लाजवाब थी। उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि अब्दुल्ला के दिल की हालत नहीं जानती थी। तभी तो अब्दुल्ला के पास आकर बड़े शरारती अंदाज में कहा था, यमुना बाजी खाना सबके साथ नहीं खाने वाली, बल्कि अंदर खाएगी, क्योंकि अब तो पर्दा चलेगा ना, इसलिए ज़्यादा ठनकी चनकी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल को संभाल कर रखे, अभी मेरी बाजी को दुल्हन बनने के लिए कुछ दिन बाकी हैं। अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, लेकिन कभी कभार यहाँ आता था और अपनी जौली तबीयत की वजह से अक्सर हया के साथ मजाक करता रहता था, और हया भी उसके हर मजाक का जवाब बहुत तगड़े अंदाज में देती थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि यही तो वजह थी कि अब्दुल्ला उस पर अपना दिल हार बैठा और उसे अपनी बहन के मत्थे मार रही थी। खैर वो कौन सा उसे देखने के लिए मरा जा रहा था जो उसके किसी सवाल का जवाब देता। वो उकताकर उठकर ड्राइंग रूम की तरफ चला गया था, जबकि वो जो उसकी तरफ से मस्ती से भरपूर जवाब का इंतज़ार कर रही थी अपना सा मुँह लेकर रह गई। लगता है अब्दुल्ला भाई मेरे मजाक से नाराज़ हो गए, उसने आशी को देखते हुए कुछ शर्मिंदगी से कहा था। वो आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते, बस उनका मूड थोड़ा ख़राब है। वो उसके साथ ही ड्राइंग रूम की तरफ चली गई, जबकि फुप्पो किचन में अपनी भाभी की मदद करने लग गई थी। वो खाना बाहर ले जाने में उनकी मदद कर रही थी, जबकि उनके 1000 बार इनकार करने पर भी उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी थी, बल्कि उनकी मदद करती नहीं। उनकी तबीयत में आई इस चेंजिंग को वो भी महसूस करके खुश हुई थी, जबकि यमुना भी वहीं किचन में ही मौजूद थी। अपनी माँ के बाहर जाते ही उसने फुप्पो के हाथ थाम लिए थे। फुप्पो मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी फुप्पो, मुझे लगा कि मैं फंस जाऊँगी, इसीलिए मेरे मुंह में जो कुछ आया मैं बोल गई। आप प्लीज़ वो सारी बातें अपने दिल से निकाल कर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। खैर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप रिश्ता लेकर यहाँ आ गई। वो बहुत खुशी से उनके हाथ थाम कर उन्हें बोल रही थी, जबकि चची बेगम ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर अपने हाथ छुड़वा लिए और किचन से बाहर निकल गई थी। खाना बहुत खुशगवार माहौल में खाया गया था। अब्दुल्ला और आशी के अलावा सभी खुश थे। मुकर्रिश और ज़रावर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो दोनों इतने खामोश और उदास क्यों लग रहे हैं। उसने 2-3 बार आशी से पूछा भी, लेकिन उसे नफ़ी में सिर हिलाकर कुछ भी ना होने का कह दिया था, जबकि शनावर तो 2-3 बार कह चुका था कि इन दोनों बहन भाई में कोई ना खिचड़ी ज़रूर पक रही है, और सब ने यही सोचा था कि वो घर जाकर इस बात की वजह जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ अब्दुल्ला की शादी की बात चल रही थी और वो मुंह लटका कर बैठा हुआ था। दादा जान भी काफ़ी परेशान थे। वो तो अपनी तरफ से अब्दुल्ला की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने वाले थे। अब मैं ज़रा अपनी बेटी को अंगूठी पहनाने की रस्म कर लूँ। खाना खाने के बाद चची बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने भाई से इजाज़त मांगी थी, जिस पर उन्होंने नम आंखों से उन्हें इजाज़त दे दी। अब्दुल्ला की जान हवा हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो सारी चीज़ें कैसे रोके, जबकि आशिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अंगूठी लेकर यमुना की तरफ बढ़ रही थी और यमुना खुशी से अपना हाथ सामने कर चुकी थी। उसके सारे ख्वाब पूरे होने जा रहे थे। वो जो चाहती थी उसे मिलने जा रहा था। एक अमीर कबीर ख़ानदान में उसकी शादी होने वाली थी। वो अपने ही ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी, जब अचानक ही पप्पो ने उसका हाथ थामने की बजाय पीछे खड़ी हया का हाथ थामा, जो हमेशा की तरह बहुत ही सादगी से उसके पीछे खड़ी थी। उसका हाथ थामते हुए उन्होंने अगले ही लम्हे वो हीरे की अंगूठी उसके हाथ में पहना दी थी। वहाँ खड़े तकरीबन सब लोग ही शॉक्ड थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये अचानक हुआ क्या है, कि सबसे ज़्यादा परेशान तो हया के माँ बाप थे। अरे आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? अचानक सबके चेहरे पर छा जाने वाली हैरानगी को देखकर मुस्कुराकर पूछने लगी थी।
बहू, हम तो यहाँ मेरे ख्याल में दादा जान ने कुछ बोलना चाहा। नहीं बाबा जान, मैं ये अपनी भतीजी हया के लिए रिश्ता लेकर आई थी, क्योंकि मैंने अपने अब्दुल्ला की आंखों में उसके लिए चाहत देखी है। अब मैं अपने बेटे की पसंद भी ना जान सकूँ तो फिर मैं कैसी माँ हुई। आई एम सॉरी भाईजान, मैंने आपको इस बारे में बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको बता देती कि मैं आपकी कौन सी बेटी का रिश्ता लेने आपके घर आ रही हूँ तो यकीनन आप हया को इस तरह सबके सामने ना लाते। लेकिन मेरी हया मुझे हर रूप में अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाहती थी कि वो सब घर वालों के सामने वैसी ही आए जैसी वो है। अब आप लोग बताएं, मेरे बेटे के लिए आप अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं या नहीं। वह हया का हाथ थामे फैसल साहब के सामने आई थी। फैसल साहब ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाते हुए हया के माथे पर अपने लब रख कर उसे दुआएं दी थी। मेरी दोनों बेटियां तुम्हारी हैं, मुझसे ज़्यादा इन पर तुम्हारा हक है, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। फैसल साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाया था, जबकि हया का हाथ अपने आप ही मुंह में चला गया था। वो कब से अपने नाखून तोड़े जा रही थी। इसके साथ हुआ क्या था? कहाँ वो अब्दुल्ला को यमुना के नाम पर तंग कर रही थी और यहाँ वही बल्ली का बकरा बन गई। अनाइश ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगाया था और उसका हाथ उसके मुंह से निकालकर अपने हाथ में थाम लिया था। मेरे भाई को ये हरकत सख्त नापसंद है। वो कब से तुम्हें घूरे जा रहा है? छोटी बच्ची हो कि नाखून खा रही हो? उसने हंसते हुए उससे कहा था। जब मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मेरा हाथ अपने आप मेरे मुंह में आ जाता है। वो मैं नाखून नहीं खाती, सिर्फ तोड़ती हूँ। सच्ची देखो, उसने किसी स्कूल के बच्चे की तरह अपने नाखून अपने होने वाली नंद को चेक करवाए थे, जिनकी हालत देख आशी ने सर पकड़ लिया था। इतने छोटे नाखून वो खाने के काबिल थे ही कहाँ, लेकिन फिर भी उनके कोने कुतरे हुए थे। कोई बात नहीं, 1000 अच्छी आदतों के साथ एक बुरी आदत वाली भाभी उसे कबूल थी। शादी की सारी रस्में इसी हफ्ते रखी गई थी। दादाजान एक ही हफ्ते में शादी चाहते थे और किसी को भी कोई इतराज़ नहीं था। यमुना वहाँ से गायब हो चुकी थी। फूफो ने 2-3 बार यमुना के हवाले से पूछा था कि वो कहाँ गई, जिस पर उनकी भाभी ने इग्नोर करने वाले अंदाज में जवाब दिया था। वो अपनी बहन की खुशियों में खुश नहीं और ना ही उससे ये सब कुछ बर्दाश्त हो रहा है। मुझे अफसोस है कि एक मतलबी और हसद करने वाली लड़की मेरी बेटी है। उसे हर वो चीज़ चाहिए जो हया को पसंद होती है, और मेरी हया कभी आगे से अपनी बहन को इनकार नहीं करती है। अब उसे अब्दुल्ला चाहिए। सुबह तक हम यही समझ रहे थे कि आप सब लोग यहाँ यमुना के सिलसिले में इस घर में आए हैं, लेकिन अब ये जानकर कि आप यमुना के लिए नहीं बल्कि हया के लिए इस घर में आए हैं तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमरे में बंद हो गई है। हर चीज़ में ज़िद करना तो उसका काम है, आप उसकी फ़िक्र ना करें। उसे बात समझने में वक्त लगेगा कि जलन और हसद में वो सिर्फ अपना आप बर्बाद कर रही है, इससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा। जिस दिन वो ये बात समझ गई ना, उस दिन वो संभल जाएगी। भाभी उनके पास बैठी कब से उन्हें यही सब कुछ बता रही थी। यमुना की सोच और ज़िद उसे बर्बाद कर सकती थी, लेकिन कुछ लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं और यमुना को भी ठोकर खाकर ही सीखना था। कुछ दिन पहले यमुना के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। फिलहाल हम इस बारे में कुछ सोच नहीं रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस बारे में गौर करना चाहिए। वो लोग बहुत अमीर नहीं है, लेकिन बहुत नेक घराने के हैं। लड़का गुस्से का ज़रा तेज़ है, लेकिन बहुत शरीफ है। बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर का काम संभालता है। उन्हें दूसरे रिश्ते के बारे में बताने लगी तो वो भी बहुत गौर से उसे सुनने लगी थी। वो एक बार इन लोगों से मिलना चाहती थी, जिस पर उन्होंने कुछ दिन तक इस बारे में फ़ैसला करने के लिए कहा था, और फिर शाम होते ही वो सब लोग वापसी के लिए निकलने लगे तो सबको उन्हें दरवाजे पर छोड़ने आना पड़ा। हया सर झुकाई कब से अपने हाथों को मसल रही थी। कभी कभी उसका हाथ उसके मुँह में जाता तो अब्दुल्ला के घूरने पर वो फ़ौरन अपना हाथ निकाल कर छुपा लेती। उसका ये शर्माया घबराया सा रूप उसे बेहद पसंद था, बल्कि उसके दिल में बिजलियाँ गिरा रहा था। वो जल्द से जल्द उसे अपनी दुल्हन बना लेना चाहता था। वो बहुत खुश था, बल्कि उसकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी, जबकि आशी भी उसकी खुशी में बहुत खुश थी। वापसी पर वो उसके साथ उसकी गाड़ी में आई थी और अनाया और जर्शे भी उसके साथ थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसकी पसंद को जान चुकी थी। उन्हें उसकी खुशी अजीज़ थी और उसकी खुशी हया थी, यमुना नहीं। अब्दुल्ला भाई के चेहरे पर तो आज माशाल्लाह से बहुत रौनक है। अनाया कब से उसे छेड़े जा रही थी, जब से वो मुस्कुरा रहा था। उनको इतनी बड़ी खुशी मिली है तो वो खुश तो होंगे ना, आखिर इन पर से उनके गवारा होने वाला टैग जो उतरने वाला है, जर्शे ने कहा था। और नहीं तो क्या, आज मेरी शादी की बात की गई है, मैं भी गवारों की लिस्ट में नहीं रहूँगा। मेरी शादी होने वाली है। लड़कियों अपने शॉपिंग कर लो और अपने साथ साथ मेरी होने वाली बीवी की भी शॉपिंग करना। वो क्या है ना, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये ना हो कि मेरी होने वाली बीवी को कोई चीज़ पसंद ना आए, तो ये सब कुछ तुम्हें ही देखना है। वो भी इन लोगों की बातों में खूब हिस्सा लेते हुए कह रहा था। अनाइश तो अपने भाई के चेहरे की रौनक देखकर खुश हो गई थी। न जाने कितनी बार वो उसकी नज़र उतार कर माशाल्लाह कह चुकी थी। सुबह जिस तरह घर से निकलते हुए उसका मूड ऑफ था, वो उतना ही खुश लग रहा था, और उसके लिए यही खुशी काफ़ी थी कि उसके भाई को उसकी मनपसंद लड़की मिल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ हम ही ले लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उनकी पसंद की चीज़ें भी ले सकते हैं, वो भी पूछ के। उसने एक पर्ची पर लिखा हुआ एक नंबर फ्रंट सीट की तरफ बढ़ाया था, जिस पर अब्दुल्ला ने तड़प कर उसे खींचना चाहा, लेकिन उन्हें पहले ही वो हाथ पीछे हटाकर अपनी सीट के साथ टेक लगा चुकी थी। ये क्या है, उसने उसे देखते हुए पूछा था, जिस पर अनाया ने खुलकर अपने दांतों की नुमाइश की थी। यह हया का नंबर है। मैंने सोचा शादी के दौरान उसकी पसंद की शॉपिंग करने में उसकी मदद चाहिए होगी ना।
अनाया की बात पर उसने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाकर उसकी तरफ देखा था। गाड़ी चलाएं अब्दुल्ला साहब, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ये नंबर आपको हरगिज़ नहीं मिलेगा। उसने हरी झंडी दिखाई थी। अगर मैं तुम्हें अभी 5,000 रुपये दूँ तब भी नहीं? उसे लालच देने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं आपको लालची लगती हूँ? आपको लगता है 5,000 के लिए मैं अपनी ईमानदारी बेच दूँगी? नो नेवर, मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ। हाँ, मगर कम से कम 50,000 रुपये की तो ऑफ़र हो ही सकती। उसने दान दिखाए थे। ये बहुत ज़्यादा है अनाया, उसने मिस्कीन शक्ल बनाई। ठीक है, जब कम लगे तब आना, अनाया कहकर बाहर के नज़ारों की तरफ देखने में मसरूफ़ हो चुकी थी। मतलब साफ था कि वो 50,000 से 1 रुपया भी नीचे नहीं आने वाली थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर कोई बहुत मसरूफ़ हो चुका था। घर आते ही शादी की तैयारियों पर डिस्कशन चलने लगा, क्योंकि दादा जान के फैसले के मुताबिक शादी इसी हफ्ते होनी थी और इस बात को लेकर सब भी बहुत खुश थे। हर कोई मसरूफ़ नज़र आ रहा था। सबको अब्दुल्ला की शादी की फ़िक्र लग चुकी थी। खासकर अब्दुल्ला हर चीज़ में हिस्सा ले रहा था। उसे अपनी शादी परफेक्ट करनी थी और सबसे पहले अनाया से नंबर निकलवाना था, जो काफ़ी मुश्किल था। अगर वो ये बात सब भाई लोगों को बताए कि अनाया ने उसे सिर्फ नंबर देने के लिए 50,000 शेयर की शर्त रखी है, तो वो तो कभी भी उसे ये गलती करने की इजाज़त नहीं देंगे। और उसके पास फ़िलहाल 50,000 तो नहीं थे। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे और जो पैसे खर्च करने के लिए मिलते थे वो तकरीबन सारे ख़त्म हो चुके थे। उसके पास मुश्किल से 11 से 12,000 रुपये थे, जो अनाया ने मुँह भी नहीं लगाने थे। और बैंक जाकर पैसे निकलवाने का मतलब था कि सबको ये बात बता देना कि अपनी होने वाली बीवी का नंबर हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला है। अब अपने भाइयों के सामने उसे अपनी इज्जत भी बचानी थी और अनाया से नंबर भी हासिल करना था, लेकिन कैसे, ये वो नहीं जानता था। यार फाइनली घर में खुशी आने वाली है, लेकिन दादा जान बहुत काम करवा रहे हैं। वो सब लोग छत पर रखी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए थे और साथ में कैरम बोर्ड पर एक बाजी भी चल रही थी। ये बचपन से उन सबका फेवरेट गेम था, जिसे वो आज तक छत पर आकर खेलते थे। हाँ, फाइनली अब्दुल्ला की शादी होने वाली है। अब से कोई इसे कवारा नहीं कहेगा। जरावर ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा, जिस पर उसने खुशी से सर को खम दिया था। अरे यार, अभी तक तो बेचारा कवारा है, अभी इसको शादीशुदा वाली कैटेगरी में ऐड होने में कुछ टाइम लगेगा, मुकद्दम ने कहा, जिस पर उसने मुंह बनाया था। और जो शादीशुदा लोगों का रोब होता है ना, वो गैर शादीशुदा वालों का नहीं होता, शनावर ने आंख दिखाते हुए कहा था। तुम तो भाई रहने ही दो, तुम्हारा कितना रोब है तुम्हारी बीवी पर हम सब जानते हैं, मुकर्रिश ने बीच में टांग अड़ाते हुए कहा था, जिस पर शनावर ने उसे घूरा था। मेरी बीवी पर रोब ना सही, लेकिन वो मेरी हर बात मानती है। उसकी बात पर सबके फलक शगाफ कह के बुलंद हुए थे, जैसे शनावर ने कोई जोक सुनाया हो। अगर तेरी बीवी तेरी सारी बातें मानती है ना, तो फिर तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान है। मुबारक हो, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। जरावर ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे मुसाफा करना चाहा था। दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई बात नहीं मानती मेरी, वरना मेरी भी प्यारी बीवी है, उसने उन्हें इग्नोर करते हुए कहा था। जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, सबको अपनी बातों से जिद करने वाला इन लोगों की हंसी मजाक में खुद जिद हो गया था। अच्छा, अगर तेरी बीवी हर बात मानती है तो लगा शर्त और हमारी कोई बात मनवा कर दिखा, उसे चैलेंज करते हुए कुछ सोचते हुए कहा था। हाँ, बताओ मुझे क्या मनवाना है, इससे मैं मनवा कर दिखाऊंगा। शनावर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। जबकि मुकर्रिश गहरी सोच में था, उसे क्या शर्त देता कि अचानक ही अब्दुल्ला ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा था, आपकी बीवी के पास मेरी होने वाली बीवी का नंबर है, जो वो शॉपिंग के सिलसिले में निकलवा कर लाई है। अगर आप वो निकलवा दे तो आसान होगा आपका, वो दांतों की नुमाइश करते हुए बोला था। जिस पर सबने अब्दुल्ला को देखा। कितना बड़ा हो गया था उनका काका। सबको इस तरह खुद को देखते पाकर वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ था। मुझे क्यों घूर रहे हैं आप लोग, मैं तो सिर्फ चैलेंज दे रहा हूँ। उसने बात को दूसरा रुख दिया था, जिस पर मुकर्रिश ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ मारते हुए शनावर को यही चैलेंज दिया था। हाँ, बस इतना है, आज ही तुम्हें मिल जाएगा नंबर, फिक्र मत करो, बल्कि मैं अभी तुम्हें 1 घंटे में नंबर निकलवा कर देता हूँ। उठकर खड़ा हो गया था। सबने उसे हिम्मत देते हुए भेजा था, जबकि शनावर नंबर हर हाल में निकलवाने का इरादा रखता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो नया मोबाइल फ़ोन पर अच्छी चीज़ें चेक कर रही थी। आखिर घर में शादी थी तो वो भी पूरी कोशिश कर रही थी अपने आप को परफेक्ट बनाने की। सोनिया, बड़े बिजी हो, वो अचानक ही उसके दोनों तरफ हाथ रखता उसके पीछे आया था। खुद को अचानक उसके हिसार में महसूस करते नाया की निगाहें अपने आप ही झुक गई थी। आप अचानक से क्यों आए, पीछे हटे, इस तरह से मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? उसने हिम्मत करते हुए उसे पीछे हटने के लिए कहा था, लेकिन वो शनावर ही क्या जो उसकी कोई बात मान जाए। सारी ज़िंदगी पीछे हटाती रहोगे तो हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? वो अचानक उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाता, उसकी कमर में बाजू हायल करता, उसे अपने करीब खींचते हुए अपने साथ लगा चुका था। शनावर, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी गर्दन से बाल से रखते महसूस करते हुए उसने घबरा कर पूछा था, लेकिन शायद अब वो तो किसी और ही धुन में था। अभी तक तो तुम्हारी इजाज़त का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो कुछ कर ही ना दूँ। उसकी गर्म सांसों का लम्स अपनी गर्दन पर जा बजा महसूस कर रही थी। शनावर का इस तरह से करीब आना उसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। इतना डरती क्यों हो मुझसे? मैं तो दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पास आता हूँ, न जाने तुम कब इजाज़त दोगी। अब तो तुम्हें इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए नाया, मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। हर चीज़ की एक हद होती है,
है। मेरे इंतज़ार की हद ख़त्म हो चुकी है। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जानती हूँ इन सब लोगों के बीच बैठकर खुद को कितना बेबस महसूस करता हूँ। दादा जान कहते हैं कि मेरा बच्चा कब होगा। मैं उन्हें कब खुशखबरी सुनाऊंगा। अब उन्हें क्या पता कि उनकी लाडली ही मेरी चाहत को समझ नहीं पा रही। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे खुद में कैद करते हुए उसके कान में गुनगुनाते हुए बोला था, आपकी चाहत ही गूंगी हो गई है तो मैं कैसे समझूं। वो आईने में उसे देखती हुए बना कर बोली थी, क्या मतलब है तुम्हारा। उसने घूर कर उसे आईने में ही देखा था। मतलब साफ है कि आपने मुझे कब एहसास दिलाया अपनी चाहत का। कब आपने बताया कि मैं आपके लिए क्या हूँ। ये मत सोचिएगा शनावर कि जो आपके दिल में आएगा वही करेंगे और मैं आपके कदमों में बैठ जाऊँगी। मुझे ये रूखी सूखी मोहब्बत नहीं चाहिए और ना ही मुझे आपकी चाहतों से कोई गर्ज है। अगर आप अपने दिल में मेरे लिए कोई जज्बा रखते हैं तो पूरी दुनिया के सामने इस बात का इजहार करें। मैं कोई फिल्मी बंदी नहीं हूँ, लेकिन मोहब्बत के बदले मोहब्बत की ख्वाहिश करना मेरा हक है। आप अच्छे इंसान हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मैं आपको कितनी पसंद हूँ, आपके दिल में मेरा क्या मुकाम है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं आम सी लड़की हूँ शनावर। मेरी भी आम सी ख्वाहिश है। मुझे एक मोहब्बत करने वाला घर, एक प्यारा सा शौहर चाहिए जो मुझसे मोहब्बत करता हो, जो मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए, जो मेरे हर सर्द गर्म में मेरे साथ खड़ा हो, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। और तो क्या मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ नहीं हूँ। वो उसकी बात काटता उसके दोनों हाथ थामे उसे अपनी तरफ फेर कर सवाल करने लगा था। आप हैं मेरे मुहाफ़िज़, आप हर कदम पर मेरे साथ हैं, मुझे हर बुरी नज़र से बचाते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने मुझसे मोहब्बत तो नहीं की। क्या आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। हमारी शादी को 1.5 महीना हो गया है। आपने अब तक एक दफ़ा भी मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया क्या। आपने मुझे ये बताया कि मैं आपके लिए क्या हूँ। अगर आप मर्द होकर अपने चाहत का इजहार नहीं कर सकते तो फिर मैं क्यों करूं। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसकी बात काटते हुए बोला था। उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन उससे पहले इजहार नहीं करना चाहती थी, इतना तो समझ गया था। लेकिन कब, कैसे, कौन से मुकाम पर उसके दिल में उसके लिए खूबसूरत जज्बा जागा था, ये शनावर जानना चाहता था। क्या वो भी उसकी तरह निकाह के अव्वल रोज़ से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मैंने कहा, मैं आम सी लड़की हूँ शनावर साहिब, और एक आम सी लड़की निकाह के बोल के साथ ही मोहब्बत की कैद में आ जाती है। वो कहकर अचानक अपना हाथ छुड़वाकर बाहर जाने लगी थी कि शनावर ने फिर से उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो अचानक उसके सीने से आ लगी थी। यानी कि इतनी छोटी सी उम्र से मुझे अपने दिल में कैद करके रखा है तुमने। शनावर तो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। वो हर सवाल का जवाब चाहता था। मुझे नहीं पता कुछ भी। मेरे से ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। जाकर पूरी दुनिया के सामने इस बात का इजहार करें कि मैं आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती हूँ। बाकी बातें बाद में होंगी। मैं करूँगा इजहार अनाया। मैं पूरी दुनिया के सामने, पूरे जहान के सामने बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। आई लव यू सो मच। वो कहते हुए अचानक से उसके लबों पर झुकता उसके लबों को कैद कर चुका था। अनाया जो वहाँ से भागने की तैयारियों में लगी हुई थी, अचानक उसकी हरकत पर साकत सी रह गई थी। उसके लबों को कैद कर चुका था और वो उसे अपने सीने से लगाए उसकी एक एक सांस पर अपनी हुकूमत जमा रहा था। उसे अपने आप में कैद करता चाह रहा था, लेकिन अनाया को कोई कैद नहीं चाहिए थी। वो तो शनावर शाह का नाम चाहती थी, पूरे मान के साथ। शनावर उसके लबों को आज़ाद करते हुए उसके माथे पर बूसा देता उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा चुका था। वो कितनी ही देर यूं ही उसे अपने करीब किए खड़ा रहा। जब आंख खोलने पर ध्यान ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी पर्ची पर गया, उस पर कोई नंबर लिखा हुआ था और साथ ही छोटा सा हया का नाम भी। उसे खुद से अलग करते हुए उसका चेहरा देखने लगा। इस वक्त वो बेहद मासूम लग रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। शायद उसकी कुर्बत का असर था। वो प्यार से उसे बेड पर लिटाकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। शायद वो उसे पुरसकून करना चाहता था। मैं मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता नाया। मैं हर चीज़ करूँगा जो तुम्हें खुशी देती है। देखना शनावर तुम्हारी मोहब्बत में हर वो काम कर जाएगा जिसकी तुम तमन्ना करती हो। उसे अपने सीने से लगाए वो अपने कल के बारे में सोच रहा था, जबकि अनाया इस वक्त को जी रही थी जब उसके बेहद करीब था। उसकी बातों से, उसके अंदाज से वो समझ चुकी थी कि उसके दिल में किस तरह के जज्बात रखता है। वो उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देख चुकी थी। उसकी मोहब्बत को देख सकती थी। वो तो हमेशा से उसके नाम पर बैठी थी। उसकी पुकार पर लब्बैक क्यों ना कहती। वो भी उसके लिए अहमियत रखती थी। उससे मोहब्बत करता था। ये कितना हसीन एहसास था। लेकिन वो इतनी आसानी से क्यों हार मान जाती। उसे शनावर शाह चाहिए था तो मुकम्मल चाहिए था, और उसे यकीन था कि वो हमेशा के लिए उसका होने वाला है। उसके बदले वाली बातें, वो सारी सोच बदल चुकी थी। उसे सिर्फ तंग करने के लिए कहता था। सच ये था कि उसे चाहता था, बेइंतहा चाहता था। उसके सीने से लगी वो न जाने कब नींद में उतर गई थी, जबकि शनावर शाह मोहब्बत से उसका माथा चूमता उसके करीब से उठकर ड्रेसिंग टेबल पर आया था और आहिस्ता से हया का नंबर उठाता, एक मीठी सी मुस्कुराहट उस पर उछालता कमरे से निकल गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार चोरी करते हुए अपनी बीवी के ड्रेसिंग टेबल से नंबर चुराया था। मेहंदी माइयों की रस्म शुरू हो चुकी थी। इसे बीच में बिठाए वो उसे पीले रंग से रंग चुके थे। सबके लिए सब कुछ काफ़ी इंटरटेनमेंट था। सरावर और शनावर की शादी को वो लोग एंजॉय नहीं कर सके थे। मुकर्रिश की शादी भी पूरे रस्म व रवाज के साथ नहीं हुई थी और शनावर की पहली शादी भी कुछ रूखी सूखी हुई थी। ऐसे में अब्दुल्ला की शादी को पूरी तरह से एंजॉय करना तो अपना फ़र्ज़ समझते थे।
अब्दुल्ला को जितनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी इन सब चीज़ों से, वो इतना ही बीच में घसीट रहे थे। वैसे इतना ज़्यादा तेल लगा दिया गया था कि वो समझ नहीं पा रहा था इस तेल को निकालने के लिए कितनी दफ़ा नहाना पड़ेगा। अपना पूरा जिस्म तेल होता महसूस हो रहा था। शनावर ने तो उसके 2-3 लीटर तेल मंगवाया था ताकि वो उसको ठीक से दुल्हा बना सके। उनके कहने के मुताबिक तेल लगाने से चेहरे पर कितनी रौनक आने वाली थी, उसे कल ही पता चलना था, जबकि वो ये रस्म ख़त्म होने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि रस्म ख़त्म होने के बाद वो कमरे में जाकर हयात को फ़ोन करने वाला था। हया को फ़ोन करने वाला था। पता नहीं वो उससे बात भी कर सकेगी या नहीं। इन दोनों में अचानक बदल जाने वाला रिश्ता जहां अब्दुल्ला के लिए बहुत खुशगवार था, वहीं उसके बारे में वो क्या सोचते थे उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वो तो तब होगा जब उसकी जान यहाँ से छूटेगी। ये लोग तो उसे बिल्कुल कहीं पर जाने नहीं दे रहे थे। उसकी प्यारी प्यारी बहनें इतने प्यार से हल्दी और तेल के साथ मेहंदी पान के पत्ते पर लगा रही थी, और इन जिन्नों ने बाजू तक मेहंदी लगा दी थी। बकौल उनके पता चलना चाहिए कि वो दूल्हा है। अब वो उसे क्या बनाने वाले थे वो नहीं जानता था। वो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, गाने गाते हुए खूब नाच गाना भी चल रहा था। दादा जान को ये सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन आखिरी पोते की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, इसीलिए किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं उठाया था। वो तो मेहंदी माइयों अलग अलग करना चाहते थे, लेकिन अब्दुल्ला को शादी की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, तो उसने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सारी ऊट-पटांग रस्में एक ही दिन कर लो। और फिर दादा जान ने अपने पोते की खुशी के लिए ये भी कर दिया था। सुबह यहाँ से बारात निकल रही थी और निकाह होना था। निकाह के बाद रुखसती होनी थी और वलीमा अगले दिन था। शादी काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी में हो रही थी, क्योंकि दादा जान अपने तमाम पोतों का घर बसते हुए देखना चाहते थे, और इनको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि वो अपने तमाम बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब हो गए थे। इस वक्त भी बाहर खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। इन लोगों को नाच गाने में मगन देखकर वो खुद ही उठकर अपने कमरे में आ गए थे। बाहर बैठे बैठे भी काफ़ी थक चुके थे। अब दवाइयाँ लेकर उनका थोड़ी देर आराम करने का इरादा था, क्योंकि इस उम्र में एक ही जगह पर इतनी देर बैठना उनके बस से बाहर था। और इन सब लोगों को देखकर यही लग रहा था कि आज रात इनका ये सब प्रोग्राम ख़त्म नहीं होने वाला। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अनाया ने जैसे अंदर कदम रखा, शनावर ने अपनी आवाज़ का जलवा बिखेरा था। उसने दाद देने वाले अंदाज में आंखों को जंबिश दी थी। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। उसे देखते ही उसने अपना गाना बदल लिया था। उस पर वो गर्दन अकड़ा कर उसके करीब से गुजरती फूलों के ताल से सबको गजरे निकाल कर देने लगी थी। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा। वो उसके पीछे पीछे चलता माइक उठाए गुनगुना रहा था, जबकि वो फुल गर्दन उकड़ाकर ऐसे मुकम्मल इग्नोर करती आगे बढ़ रही थी। शनावर का इस तरह पीछे पीछे आना उसे बहुत मज़ा दे रहा था। सब बड़े अंदर अपने अपने कमरे में जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो ये महफिल जल्दी ख़त्म नहीं करने वाले। इसीलिए सब लोग आराम की नीयत से यहाँ से उठकर जा चुके थे, और दादा जान के सामने वो कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन उनके जाते ही वो फ़ौरन पटरी से उतर आया था। उनके छेड़छाड़ सब लोग एंजॉय कर रहे थे। इन सब में सबसे अच्छा गाना शनावर गाता था। वो सब भी उसे गाने के लिए कह रहे थे, लेकिन अनाया यहाँ होती तो उसे देखकर गज़ल कहता। वो तो न जाने कहाँ छुप कर बैठी हुई थी, लेकिन दिल को दिल से राह होती है, उसके माइक थामते ही वो पहुंची थी। उसके यूँ पीछे पीछे आते हुए उसके गाने पर एंजॉय तो कर रही थी, लेकिन सबके बीच उसे शर्म भी आ रही थी। लेकिन वो ये बात भूल भी नहीं सकती थी कि उसका शौहर इंतहा का बेशर्म इंसान है, जिसने ना जाने दादा जान के सामने भी कैसे खुद को कंट्रोल में रखा हुआ था। आपका अरमा आपका ख्वाब, मेरी तमन्ना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा अपना ठिकाना और नहीं। वो अचानक मुड़कर आगे ही बढ़ने वाली थी कि शनावर ने उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींच लिया था। वो पूरी आंखें फैलाए उसे घूर कर देखने लगी थी, और उसका गाना ख़त्म करते ही हर तरफ से शोर मचा था। आई लव यू, वो माइक अपने बेहद करीब करते हुए जज्बात से भरपूर लहजे में बोला था। अनाया की आंखें मज़ीद फैल गईं, जबकि हर तरफ से उसके मज़ीद गाना गाने की फरमाइश चल रही थी। हर तरफ खामोशी छा गई थी, सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट आ गई थी। अनाया की निगाहें फ़ौरन झुक गई थी, न जाने अब ये लोग उनके बारे में क्या बातें करेंगे। शनावर ने तो सच में सबके सामने आई लव यू बोल दिया था। उसने झुकी निगाहों से हर तरफ देखा था, जबकि उसकी आंखों का बदलता जाविया और हरकत देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। आँखों में बसा के ख्वाब तेरे मैं झूमता रहता हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं झूमता रहता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उसके अल्फाज अचानक गुनगुनाहट में बदल गए तो अनाया के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। शर्म से अपना हाथ छुड़वाते हुए अगले ही लम्हे वो वहाँ से भाग चुकी थी। उसके भागने पर कहके बुलंद हुए, जबकि महफिल में थोड़ी देर की छाई हुई खामोशी एक बार फिर से शोर शराबे में बदल गई थी। जनाब, आज तो आप ज़्यादा ही हमारी बहन को तंग कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं चलेगा हमारे सामने। जरावर ने उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए कहा था, जिस पर वो हंसता हुआ माइक उसके हवाले करता आगे बढ़ गया था।
क्यों नहीं चलेगा जनाब, ज़रूर चलेगा। वैसे क्या खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता? उसने उसे घूरते हुए कहा था, जिस पर उसने फ़ौरन कान पकड़े थे। नहीं नहीं जनाब, आप इजहार मोहब्बत करें, आपको कौन रोक सकता है? आपके दम से तो यहाँ पर इतनी रौनक लगी हुई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर शनावर पहले तो मुस्कुराया था। अचानक उसे याद आ गया कि उससे नाराज़ है और फिर उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला गया था। न जाने कि आदमी उसे हर चीज़ बुला देता था। उसका घर से जाना दादा जान के और इसकी प्लानिंग थी। ये बात उसे 2 दिन पहले ही पता चली थी और तब से ही इन दोनों में नाराज़गी चल रही थी। उसे बिल्कुल मुँह नहीं लगा रहा था क्योंकि वह उससे सख्त खफा था। सरावर की कितनी बार माफ़ी मांगने के बावजूद भी उसने उसे माफ़ नहीं किया था। हाँ, लेकिन वो भूल जाता था कि वो उससे नाराज़ है, क्योंकि उसकी नाराज़गी ऐसी ही होती थी। वो नाराज़गी में भी उससे बात करता था, क्योंकि इस दफ़ा वो असली वाला नाराज़ होना चाहता था और वह नाराज़ होने नहीं दे रहा था। क्या बात है, आज शनावर भाई का मूड कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है। सबके सामने आई लव यू कहे जा रहे हैं। तुमने तो सच में उन्हें जोरू का गुलाम बना दिया। जर्शा उसके पीछे पीछे आते से तंग कर रही थी। चुप करो, उनकी बेशर्मी में मेरा कोई हाथ नहीं है, वो आंखें दिखाते हुए बोली। जानम, आपका हाथ नहीं, आपका यह हसीन रूप है जिसे देखकर हमारे शनावर भाई से रहा नहीं जाता और वो आपकी मोहब्बत के नगमे गुनगुनाने लगते हैं। अनाइश क्यों पीछे रहती? वो भी उसका रास्ता रोकते उसे मज़ीद तंग करने लगी। हाँ, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अनाया ने गर्दन अकड़ाई थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी खूबसूरती की तारीफ़ थी जिस पर उसे कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन शनावर का बेखुदी से बार बार उसकी तरफ देखना, उसके लिए गाना और फिर इजहार मोहब्बत जो वो चाहती थी, यकीनन वो कर चुका था। अगर वो सिंपल अल्फाज में से आई लव यू कहता तो वहाँ मौजूद सब शायद उसका बेहतरीन रिकॉर्ड लगाते। लेकिन इस काम के लिए उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ का इस्तेमाल किया था, जो सबको बहुत पसंद आई थी। रिकॉर्ड को इसका अब भी लग रहा था, लेकिन इतना नहीं जितना आसान अल्फाज में उससे इकरार मोहब्बत सुनकर होता। ना जाने क्यों पसंद है, उससे शर्म आने लगी थी। सबसे ज़्यादा डर तो उसे इस बात का लग रहा था कि जब वो कमरे में जाएगी तब क्या होगा। उसकी शर्त उसने पूरी कर दी थी। उसे सबके सामने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। तो क्या अब वो अपना हक मांगेगा? क्या वो इस रिश्ते को अगले मराहल तक लेकर जाएगा? हाँ शायद, लेकिन इसमें बुरा क्या था? वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इन दोनों में एक जायज़ रिश्ता था। अगर वो अपने रिश्ते को मुकम्मल करना चाहता था तो इसमें कुछ गलत नहीं था। हाँ, उसे घबराहट ज़रूर हो रही थी और यही घबराहट उसे कमरे में नहीं जाने दे रही थी। यकीनन वो इसका इंतज़ार कर रहा होगा। बाहर मौजूद महफिल तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों में जा चुके थे। मेहमान तकरीबन सारे ही उठ चुके थे। बस मुकद्दम, अमरी, शनाइश, सरावर और अब्दुल्ला बाहर बैठे हुए थे। वो अब्दुल्ला को उठने नहीं दे रहे थे, बस उसे फजूल में तंग किए जा रहे थे। मुकर्रश यकीनन इस वक्त दादा जान के कमरे में मौजूद था। उसे याद आया था हया का नंबर उससे गुम हो गया था। वो तो हया के नंबर के बहाने अब्दुल्ला को बहुत लूटने का इरादा रखती थी, लेकिन उसकी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। उसे मुलाजमा से भी पूछा कि कमरे की सफाई करते हुए क्या उसने वहाँ की पर्ची देखी है, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। हया का नंबर कहाँ गिर गया, कहाँ गुम हो गया था, उसे बिल्कुल भी समझ ना आया था। वो 5,000 लेती और उसे तंग करते हुए 5 से 10 भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। नंबर तो वो चची बेगम से दोबारा भी ले सकती थी और अब्दुल्ला को तंग भी कर सकती थी, लेकिन फ़ायदा नहीं था, क्योंकि शादी की रस्में अभी से शुरू हो चुकी थी, तो शादी भी तकरीबन 2 दिन भी बाकी ना थे। अनाया, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कमरे में जाओ, सुबह रात लेकर जाना है, चची बेगम ने किचन में दाखिल होते हुए इसे कहा था। इस बात के बाद दोनों में काफ़ी खुशगवार ताल्लुकात कायम हो चुके थे। उसे मुस्कुराकर अपने दिल की बेतरतीब होती धड़कनों को कंट्रोल करते हुए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसने डरते डरते कमरे में कदम रखा तो उसे महक सी आई थी। एक खूबसूरत सी खुशबू उसके नथनों से टकरा रही थी, जबकि कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। शायद किसी ने कमरे में गुलाब के फूलों का स्प्रे किया था। उसने यही सोचा, और जब उसे शनावर की आवाज़ ना सुनाई दी तो कमरे की लाइट ऑन करने की बजाय वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड की तरफ आ गई थी। शायद उसका इंतज़ार करते करते वो थक कर सो गया था। सारा दिन काम करता रहा था, बेचारा थक कर सो गया होगा। उसकी तो क्या, उसकी सांसों तक की आवाज़ उसके कानों से ना टकराई थी। वो पुरसकून सी हो गई थी। उसका डर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो बैठ के मज़ीद करीब जाती, कमरा रोशनियों से नहा गया। कमरे में हर तरफ खूबसूरत गुलाब के फूलों की डेकोरेशन थी। बेड पर कौन से रंग की चादर बिछी हुई थी ये देखना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि बेड पूरी तरह से गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। एक नज़र कमरे की चारों तरफ देखकर उसने शनावर की तरफ देखा था, जो यकीनन उसके पीछे ही खड़ा था। इससे पहले कि वो उससे दूर होते, शनावर ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने बिल्कुल साथ जोड़ लिया था। अनाया की सांसें सुस्त पड़ने लगी थी। वो उसके इतने करीब था कि इंच भर का फासला भी नहीं रहा था। वो बड़ी फुर्सत से उसके माथे पर झूलती माथा पट्टी के साथ छेड़खानी करते हुए उसके मोतियों के फूलों वाले झुमके तक आया था। उसका हाथ बड़े इस्तेहाक से उसके पूरे चेहरे पर अपने पूरों का लम्स छोड़ रहा था। अपनी शर्त मनवा कर भी इतना इंतज़ार कौन करवाता है ज़ालिम लड़के? यहाँ कोई तुम्हारे दीदार के लिए पलके बिछाए बैठा था। उसका नाजुक वजूद अपने मजबूत शिकंजे में लेते हुए उसे अपनी बेकरारियों की रुदात सुना रहा था। मुझे काम था, उसने हकलाती हुई आवाज़ में जवाब दिया। लहजे को मजबूत करने की छोटी सी नाकाम कोशिश की थी उसने, लेकिन शनावर की मजबूत पनाहों की गिरफ्त में वो अपने लहजे को मजबूत ना बना सकी थी।
तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी तुम्हारा शौहर होना चाहिए। आज के बाद मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी पर माफ़ नहीं करूँगा। मुझसे अपना इग्नोर किया जाना बर्दाश्त नहीं होता अनाया। वो रूठा रूठा मगर बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कब इग्नोर किया आपको? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती शनावर। उसके नाराज़ होने पर न जाने कि उसका दिल बेचैन होने लगा था। उसका यूँ रूठना अच्छा ना लगा था। जानता हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन तुमसे ये गलती हुई तो है। और वैसे भी तुम्हारी इतनी देर के बाद कमरे में आने का मैं क्या मतलब निकालूँ? तुम्हारी शर्त मानकर पूरी बरादरी के सामने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और अब भी तुम नखरे दिखा रही हो। वो नाराज़गी से बोल रहा था। वो बोल रहा था जब अनाया को न जाने क्यों अचानक ही उसे तंग करने का ख्याल आ गया था। कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं और आपने मुझसे इजहार मोहब्बत कब किया? वो तो सब कुछ भूल भुला कर बैठे थे। शनावर उसे घूर कर रह गया था। अभी इतनी भी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि वो यूँ बुला देती। यहाँ तो औरतें 25-25 साल अपने शौहर के इजहार मोहब्बत को नहीं भूल पाती और ये लड़की 2 घंटे में ही बोल चुकी थी। बेवकूफ़ लड़की, वहाँ नीचे सबके सामने मैंने तुम्हें आई लव यू बोला है और तुम इनकारी हो रही हो। मेरा पूरा ख़ानदान जमा था, सारी बरादरी वाले थे। हर एक के सामने मैंने तुम्हें आई लव यू बोला है और 1 बार नहीं 4 बार बोला है। वो याद दिलाते हुए बोला तो अनाया ने सोचने वाले अंदाज में अपना हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखा था। ओ अच्छा, वो आपका इजहार मोहब्बत था? मुझे तो लगा आप गाना गा रहे हैं। वैसे मैंने इस तरह से तो नहीं कहा था इजहार मोहब्बत करने के लिए, वो तो गाना ही था। इस तरह से तो आपकी मोहब्बत को कौन समझ सका होगा? बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह के इजहार मोहब्बत को नहीं मानती, बल्कि मुझे तो असली वाला इजहार मोहब्बत चाहिए, जहाँ आप घुटनों पर बैठकर मुझे गुलाब का फूल दें और कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे देखते हुए बोली तो शनावर कुछ सोचकर अचानक ही वहीं बेड पर पड़े गुलाबों में से गुलाब उठाकर उसे तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता, नाया ने उसका बाजू थामकर उसे रोकने के लिए कहा था। अब कहाँ जा रहे हैं आप? उसे रोक कर पूछने लगी थी। आखिर आदमी चाहता क्या था? पहले ही सारे ख़ानदान के सामने इस तरह का गाना गाकर सबको से तंग करने का मौका दे चुका था और अब ना जाने क्या करने का इरादा था। नीचे चल रहा हूँ, वहाँ सबको बुलाऊंगा और घुटनों में बैठकर तुम्हें गुलाब का फूल दूंगा और बिना गाना गाए तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा। शनावर कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहा था। अनाया ने ज़ोर से अपना हाथ सर पर मारा जो ज़रूरत से ज़्यादा जोर का लग गया था। क्या कर रही हो तुम? क्यों मार रही हो खुद को? शनावर उसकी चोट पर तड़प ही उठा था। वो फ़ौरन उसका माथा सहलाने लगा था। बेवकूफ़ लड़की, क्या करती रहती हो? ज़ोर से लग गई ना? उसके माथे पर अपने लब रखता आहिस्ता आहिस्ता उसका माथा सहला रहा था। उसकी माथा पट्टी उतार कर उसने दूर फेंक दी थी, जिस पर अनाया ने उसे घूर कर देखा था। आखिर वो उसकी फेवरेट माथा पट्टी थी जिसे वो बहुत चाहत से ख़रीद कर लाई थी। लेकिन ये शौहर लोग क्या जाने औरत की चाहत को। उसका माथा सहलाने के बाद उसने उसका सुर्ख होता हाथ देखा था और फिर नरमी से उसका हाथ भी सहलाते हुए चूम डाला था। शुक्र करो नाया कि तुमने अपने माथे को अपने ही हाथ से मारा है, क्योंकि अगर ये किसी और का हाथ होता तो यकीनन अब तक टूट चुका होता। वो रिलैक्स सा हुआ। मतलब अगर ये हरकत कोई और करता तो आप हाथ ही तोड़ देते। वो हैरत से पूरी आंखें खोलकर पूछने लगी थी। तो क्या मैं इस हाथ को ऐसे ही छोड़ दूँ जो तुम्हें तकलीफ़ देने की वजह बना? वो उसकी हैरानगी देखकर आहिस्ता से उसकी सुर्ख होती नाक से अपनी नाक टकरा कर मुस्कुराया था। इतना ज़ोर का नहीं लगा। अनाया अपना आप उसे छुड़वाती हुई ज़रा से फासला बनाया था। चलो छोड़ो, ये बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में अब बात की तह तक जाना चाहता था। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस दिमाग ख़राब हो गया था मेरा जो आपको इजहार मोहब्बत के लिए कह दिया। 1 नंबर के निकम्मे हैं आप। आपको पहले ये सब कुछ सिखाना पड़ेगा। वो किसी बड़े बूढ़े की तरह उसे समझाते हुए बोली थी और फिर बेड की तरफ जाने लगी कि अचानक शनावर ने उसका बाजू थाम कर एक बार फिर से उसे अपने हिसार में ले लिया था। मैंने इजहार मोहब्बत कर दिया था, लेकिन तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं कर सका। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे भी एक ही अब अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे एक ऐसा ही इजहार मोहब्बत चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया जाने कि मैं तुम्हारे लिए कितना अहम हूँ, तो मुझे भी तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करवाना है। वो उसे अपनी बाहों की घेरे में लेते हुए चैलेंज दे रहा था। मतलब वो चाहता था कि जिस तरह शनावर ने सबके सामने आकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसी तरह नाया भी उसे इस बात का एहसास दिलाए कि वो उसके लिए कितना ख़ास है। अनाया ने मुस्कुराकर उसके हाथ में मौजूद गुलाब अपने हाथ में ले लिया था और फिर उसकी बाहों का हिसार तोड़ती हुई मुस्कुराकर घुटनों के बल उसके सामने ज़मीन पर बैठ गई थी। शनावर हैरानगी से उसे देखने लगा था। शनावर शाह, मैं नहीं जानती दुनिया क्या है। जब से होश संभाला है तब से यही पता है कि मैं आपकी मनकूहा हूँ और मुझ पर आपका हक है। मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, आपके निकाह में हूँ और आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आप जानना चाहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं, तो जान लीजिए मैं पूरी दुनिया के सामने आप से अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ। वो गुलाब का फूल उसके सामने किए बोल रही थी, जबकि शनावर अपना हाथ अपने सीने पर बांधकर उसे देखने लगा था। मोहतरमा, दुनिया कहाँ है? यहाँ। वो आगे पीछे इशारा करते उसे सांस हिलाते हुए जैसे याद करवा रहा था कि वो दोनों इस कमरे में बिल्कुल तन्हा हैं। मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपनी दुनिया में रहना है और मेरे लिए मेरी दुनिया आप हैं। शनावर शाह, मैंने आपको अपना सब कुछ माना है। मुझे किसी दुनिया के सामने आपसे मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी मोहब्बत पर यकीन करें, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आपकी और अपनी मोहब्बत
दुनिया को नहीं दिखानी, मुझे बस आपको बताना है कि आप मेरे लिए कितने अहम हैं। तो सुन लीजिए शनावर, आप मेरी दुनिया हैं, मेरा सब कुछ है। आई लव यू। अनाया शनावर शाह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसका हाथ अब तक हवा में कैद था, जबकि शनावर जो सीने पर हाथ बांधे उसे सुन रहा था। उसके हाथ उसके सीने से निकलकर कब उसे ज़मीन से खड़ा करते उसके गिर्द हायल हुए, उसे खुद भी पता ना चला था। आई लव यू टू अनाया, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए भी मेरा सब कुछ तुम ही हो, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम चाहते हो कि मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाऊँ, दुनिया को बताऊँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरे लिए भी ये सब कुछ तुम वही हो अनाया। आई लव यू सो मच। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरे वो जा बजा उसके चेहरे पर अपने लबों का लम्स छोड़ रहा था, जबकि वो उसकी पनाहों में सरशार से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा चुकी थी। उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में उठाए वो बेड पर ले आया था, उसे जहाँ फूलों की अलग ही वादियाबाद थी। उसे बेड पर लेटाते हुए फूलों की नाजुक पत्तियों को अपनी मुट्ठी में लेकर वो उसके चेहरे पर निछावर करने लगा था। उसके अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंसी थी, जबकि उसके चेहरे, गर्दन और बालों पर जगह जगह फूलों की पत्तियाँ निछावर हो चुकी थी, जिसे अब वो अपने लबों से चुन रहा था। सुनो है प्यारी सी लड़की, ये दिल क्या जान कुर्बान तुम पर। उसके होंठों पर अपने होंठ रखते हुए उसने बड़े दिलफरेब अंदाज में सरगोशी की थी, और फिर उसके लबों को अपने लबों की कैद में करते हुए वो दुनिया भुला चुका था। वो लम्हा लम्हा उसके दिल के सरापे में खोता चला जा रहा था। इस दुनिया का कोई होश न रहा। होश था तो सिर्फ इतना कि उसकी जान उसकी बाहों में है, उसका इश्क मुकम्मल होने जा रहा है। आज उसे सही मायनों में अनाया शनावर शाह बनाने जा रहा है। आज उसका इरादा उस पर इतना टूट कर बरसने का था कि सारी तिश्नगी भी मिट जाए, सारी दूरियां ख़त्म हो जाएं। उसकी कमर में बासु हायल करते हुए उसका हाथ उसकी कुर्ती की डोरियों में उलझने लगा था। उसकी शिद्दतों से घबराती हुई अनाया अपना आप उसके सीने में छुपा लेना चाहती थी, लेकिन ये रात छुपने छुपाने वाली थोड़ी थी। ये रात तो एक दूसरे को अपना सब कुछ मान लेने की थी। मान तो वो चुकी थी उसे अपना सब कुछ, इसीलिए तो उसे अपना सब कुछ सौंप कर आज वो हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी। उसकी बढ़ती हुई शिद्दतों के साथ वो अपना सब कुछ उसके नाम कर चुकी थी, और उसे अपना बनाकर शनावर पुरसुकून हो चुका था। न जाने कब वो उसकी मनकूहा के साथ साथ उसकी मोहब्बत बनी थी, ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन इस लड़की को अपने निकाह में लेने के बाद वजह से हर चीज़ भुला चुका था। उसने उसे अपने आप को उसकी अमानत बना लिया था। वो बस इतना चाहता था कि अनाया उसके और अपने रिश्ते की निज़ाकत को समझे। वो तो हमेशा के लिए उसके पास चला जाएगा। इतने साल लौट कर ना आने की वजह भी यही थी कि वो नहीं चाहता था कि वो उसकी मोहब्बत में बहक जाए। उसने उसे 4 साल का वक्त दिया था, और इन 4 सालों में वो भी उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो भी उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। इसके अलावा शनावर को और क्या चाहिए था। आज उसकी मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। आज अनाया को पाकर शनावर शाह मुकम्मल हो चुका था। उठ जाओ लड़की, अब मैंने इतना भी तंग नहीं किया कि तुम्हारी आँख ही ना खुले। वो उसके गिर्द बाहों का हिसार बनाए उसके कान में सरगोशी कर रहा था, जब अचानक ही अनाया ने अपने ऊपर चादर खींच ली थी। वो पहले ही जानता था कि अनाया जाग रही है। उसकी सरकत ने उसकी बात पर मोहर भी लगा दी, जिस पर शनावर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा तो तुम जाग रही हो, कहीं तुम मुझसे शर्मा तो नहीं रही। वो चादर खींच कर पूछने लगा था। मुझे तंग ना करे शनावर शाह, मैं बोल रही हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। वो फिर से चादर खींच कर बोली तो शनावर को उस पर टूट कर प्यार आने लगा था। वो उससे शर्मा रही थी। अच्छा यार, नहीं करता तंग, मैं अपनी जान को, जल्दी से उठो, दादा जान 2 बार कॉल कर चुके हैं, नीचे रस्में शुरू हो चुकी थी, हमें कुछ देर में बारात लेकर निकलना है। वो बहुत प्यार से उसे समझा रहा था। अनाया ने अपना मुंह चादर से निकाल कर उसे देखा था। थोड़ी ही देर में बारात लेकर निकलना था, मतलब पहले की सारी रस्म अदा हो चुकी थी। उसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा जो तकरीबन 9:45 बजा रही थी। उसे इतनी देर हो चुकी थी जागने में। उसे शनावर को देखा जो मुकम्मल तैयार था, मतलब उसने उसे जगाया ही नहीं। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, इतनी देर हो चुकी है, ना जाने सब लोग क्या समझ रहे होंगे। वो परेशानी से उसे देखने लगे। यकीनन अगर इस वक्त शनावर की गिरफ्त में ना होती तो यहाँ से भाग चुकी होती। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, कोई भी कुछ नहीं समझ रहा होगा। मैंने सबको बता दिया तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसे अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बारात लेकर निकलेंगे। उसने उसके माथे को चूमते हुए प्यार से समझाया था, और उसके गिर से अपना हसार तोड़कर उठकर खड़ा हो गया था। इस कमरे से बाहर चले जाएं, फिर मैं उठूंगी। उसने एक बार फिर से अपना चेहरा चादर में छुपाते हुए कहा, तो शनावर का दिल चाहा कि वो कहका लगा कर हंसे। अच्छा यार, मैं निकल रहा हूँ, तुम जल्दी से बाहर निकलो। वो वहीं खड़ा उससे कह रहा था। मैंने कहा मेरे सर पर सवार ना रहें, इस कमरे से बाहर जाएं। उसके अंदाज में एक इल्तिजा थी। उसके शर्मो हया समझ कर शनावर दिलकशी से मुस्कुराया था, और फिर आहिस्ता से अपना एक घुटना बेड पर रखते उसकी तरफ झुका, और अगले ही लम्हे उसके चेहरे से चादर हटाते हुए उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले लिया था। उसने काम इतना आसान कर दिया था कि अनाया अपना बचाव भी ना कर सकी थी। जल्दी से बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो शिद्दत से भरपूर बोसा उसके गाल पर देता बाहर निकल गया था, जबकि अनाया दरवाजे को घूर कर रह गई, फिर खुद ही अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर हंसती थी। शनावर ने सबको नीचे ये कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैशे नाइश का कहना था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ठीक लग रही है। इन दोनों ने उसका बेहतरीन रिकॉर्ड लगाया था, यहाँ तक कि रात देर से कमरे में जाने पर भी इन दोनों ने उसकी खूब बैंड बजाई थी। लेकिन कम तो वो भी नहीं थी, उसने पिछले हिसाब निकाल कर उनका रिकॉर्ड लगाया था। वो बेचारी क्या उसे छेड़ती, वो खुद ही उससे छुप कर रह गई थी। सच था, वो एक बेशरम आदमी की बेशरम बीवी थी।
बारात बहुत धूमधाम से निकली थी। पहले तो घर के अंदर ही बहुत सारी रस्में अदा की गई थी, जिसमें अब्दुल्ला को काफ़ी ज़्यादा लूटा गया था और ये भी बताया गया था कि आगे मौजूद साली भी उसे खूब लूटने वाली है। अगर उसने अपनी बहन की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो तो खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि यमुना को सभी लोग बीमार कह रहे थे। सबका कहना था कि वो सब बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से शादी में शिरकत नहीं कर सकी और असल वजह तो वो सब लोग ही जानते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी गैर हाजिरी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। उन लोगों को जिससे मतलब था वो उसके लिए यहाँ आ चुके थे। सबका वेलकम ग्रैंड तरीके से किया गया था और फिर निकाह की रस्म शुरू हो गई थी। हया के वालिदैन हया का फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए अबीदा हो गए थे, लेकिन ये मरहला तो हर वालिदैन को तय करना पड़ता है। अपनी बेटी को अब्दुल्ला के निकाह में देते हुए वो सब पर सुकून थे। उनको इस बात की खुशी थी कि उनके बेटे का हमसफ़र एक अच्छा इंसान है। और फिर रुखसी के दौरान एक बार फिर से सबकी आंखें नम हो गई थी। उसने फैसल मामू को यकीन दिलाया था कि वो उनकी बेटी को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देगा, बल्कि उसके साथ वे खूबसूरत और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा, जिसका यकीन फैसल मामू को भी था। अपनी बेटी को रुखसत करते हुए उन्हें हज़ारों दुआएं देकर अपना फ़र्ज़ अंजाम दे चुके थे। बारात जिस तरह से धूमधाम से गई थी इसी तरह धूमधाम से वापस आई थी, जबकि अनाया और जर्शी पहले ही घर वापस आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें घर की रस्मों की भी तैयारियां करनी थी। जबकि अनाइश और अमरीश अब्दुल्ला की दुल्हन के साथ घर आने वाली थी। ख़ानदान की आखिरी बहू ने हवेली में कदम रखे थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उसको बहुत खूबसूरती से घर के अंदर वेलकम किया गया था। अब्दुल्ला का तो दिल ही नहीं चाह रहा था उसकी तरफ से नज़रें हटाने का। वो घूंघट में थी, जबकि बाकी सब लोग उसका बीच बीच में रिकॉर्ड लगा रहे थे। तो जहाँ हक से बार बार उसकी तरफ देख रहा था, वहीं वो सारे इस बात को लेकर उसको खूब छेड़ रहे थे, जिस पर वो भी गर्दन अकड़ाकर बेशर्मों का सरदार बना हुआ था। जबकि हया की हालत ख़राब हो रही थी। रस्में अदा करके हया को उसके कमरे में पहुँचा दिया गया था। अब्दुल्ला खुद भी तो उसके पास जाने को मरा जा रहा था, लेकिन ये उसके भाई लोग उसे यहाँ से उठने ही नहीं दे रहे थे। तो हमारी बातों का ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रहा अब्दुल्ला? क्या तुझे कमरे में जाने की जल्दी? ज़रावर ने उसके गले में बाहें डालते हुए बहुत लाड से पूछा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों से अहम थोड़ी है वो। उसने बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा किए थे। मैंने कहा था ना, हमसे ज़्यादा अहम इसके लिए कुछ नहीं है। मुकर्रिश उसके बिल्कुल पास बैठ गया था, जिस पर उसने बड़ी मुश्किल से अपने होंठों को मुस्कुराहट में बदला था। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कभी तुम लोगों के साथ ऐसा किया? उसने इन चारों को देखते हुए कहा, जो अंदर से बेशक कह के लगा रहे थे, लेकिन चेहरे पर 12 बजा कर बैठे थे। इस बात को लेकर अब्दुल्ला इनसे ज़्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। अरे यार, हमने क्या किया? हम तो बस तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो। अभी वो कल की आई लड़की, बल्कि कल की नहीं, आज की आई लड़की तुम्हारे लिए हमसे ज़्यादा अहम तो होने से रही कि तुम अपनी शादी वाली रात हमें छोड़कर उसके पास जाओगे। ज़रावर ने बेतुकी बात की थी, जिस पर शनावर का कहका बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ था। अब शादी की रात वो अपनी बीवी को छोड़कर उनके साथ रहेगा, तब भी तो अपनी असल सच्ची मोहब्बत का इकरार कर पाएगा। क्या चल रहा है यहाँ पर? मुकर्रिश, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जर्शी और अनाई सीढ़ियों से उतरती सीधी इन्हीं के पास आई थी। क्यों जान, क्या हुआ? तुम तो मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो फ़ौरन उठकर उसके पास आ गया था। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी वो उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद रहने लगा था, क्योंकि मोहतरमा ने अभी तक अपनी दवा नहीं ली। मैं दे रही थी तो कहती है कि जिसका काम है वही करेंगे, इसलिए मैं सीधे नीचे आ गई इसे लेकर आपके पास। जर्शी मुस्कुराते हुए बोली थी। जान, तुम भी हद करती हो यार, अपनी मेडिसिन तो वक्त पर लिया करो, मैं तुम्हें देता हूँ। उसका हाथ थाम कर उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा तो मुकद्दम को भी याद आ गया कि यकीनन अब तक उसकी बीवी भी उसके इंतज़ार में बैठी हुई है और उसे इंतज़ार नहीं करवाना था। मैं अमरीश को मेडिसिन दे लूँ, उसे आराम की ज़रूरत है, अब तक जाग रही होगी। वो फ़ौरन उनके करीब से उठकर अंदर चला गया था जब ज़रावर ने शनावर की तरफ देखा था। चलो ठीक है यार, मैं भी निकलता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ मैं। जिगर, ज़रावर ने भी अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। शनावर वहीं बैठे बैठे अपने कमरे की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ देखने लगा था। यकीनन आपको भी कोई ज़रूरी काम याद आ गया होगा, उसे शनावर की तरफ देख कर कहा था। वो मुझे याद आया कि मुझे चाय पीनी थी और मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ़ आदमी? रात का 1:30 बज रहा है और तुम अब तक यहाँ बैठे हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। शनावर ने रोब झाड़ते हुए कहा था कि उसने घूर कर शनावर को देखा था। मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये जो शादी के पहले चंद दिन होते हैं अपनी बीवी का एहसास दिलाने वाले होते हैं कि वो तुम्हारे लिए कितनी अहम है। बेवकूफ़ गैर जिम्मेदार आदमी, तो शादी की पहली रात क्या हमारे साथ गुजारेगा? चल बेटा, जल्दी से जा, वो इंतज़ार कर रही होगी। वो मुस्कुराकर कहता अगले ही लम्हे सीढ़ियाँ चढ़ चुका था। अब्दुल्ला ने पीछे भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए शनावर को पकड़ना आसान ना था। 4 घंटे मुझे यहाँ बिठाए रखा और अब जब पता चला है कि अपनी बीवी जाग रही है, सब भाग गए हैं। सारे प्यार मोहब्बत का इजहार मैंने ही करना था। वो पैर पटकता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर रुककर उसे अपनी शक्ल से ही करते हुए चेहरे पर मुस्कान सजाई थी। वो तो खुदा का शुक्र है कि मुकर्रिश ने उससे पहले ही बता दिया था कि लड़कियों से कमरे में जाने के लिए भी तंग करेंगी, तभी तो उनके लिए पहले ही गिफ्ट ले आया था। और जैसे ही वो लोग हया को उसके कमरे में छोड़ कर आई थी, उनके गिफ्ट उनके हवाले कर चुका था और यही वजह थी कि इस वक्त कमरे के दरवाजे पर उसे कोई भी नहीं मिला था।
अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बेड पर नज़रें झुकाए खुद में सिमटी सी बैठी हुई थी। वो दरवाज़ा लॉक करता आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास आया था। उसे इस तरह से पास आते देख हया ने ज़रा सी नज़रें उठाकर ऊपर देखा था, लेकिन इतने घूंघट में वो सिर्फ उसके पाँव ही देख पाई थी। अब्दुल्ला ने कल रात उसे 3 दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। वो भी मज़ीद उसे तंग ना करने के इरादे से फ़ोन बंद कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम उसके करीब बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर उस पर सलामती भेजते हुए उसे देखने लगा था। हया ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया तो अब्दुल्ला ने आहिस्ता से उसका घूंघट पीछे हटा दिया था। कहते हैं तोहफ़ा मुंह देखने से पहले दिया जाता है, अगर मैं बाद में दूं तो कोई मसला तो नहीं होगा ना। उसके सामने खूबसूरत सा बॉक्स खोलते हुए उसे दिखाने लगा, जिस पर हया ने शर्मा कर निगाहें झुका ली थी। उसे मुस्कुराते हुए खूबसूरत सा ब्रेसलेट निकाल कर उसकी कलाई में पहनाना शुरू किया। अब अगर इजाज़त हो तो मैं ठीक से चेहरा देख सकता हूँ। वो शौक होता मज़ीद उसके करीब हुआ था तो हया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसकी पनाहों में आ गई थी। लंबी लंबी बातें नहीं करूँगा, बस इतना जानता हूँ कि जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें अपने दिल में बसा लिया था। मोहब्बत क्या है, ये किस तरह से होती है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो तुमसे है उसे मैं मोहब्बत कहता हूँ। आई लव यू हया, मैं तुमसे वादा करता हूँ ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हें मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। वो नरमी से उसके माथे को चूम कर उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की पहली महर सबत करता उसे खुद में कैद कर गया था, जबकि हया उसकी हर बात पर ईमान लाते हुए अपने आप को उसके हवाले कर चुकी थी। वो कमरे में आया तो अनाया गहरी नींद में सो रही थी। उसे मुस्कुराकर उसका मासूम चेहरा देखा। वो सोते हुए बिल्कुल बच्ची सी लगती थी। उसका बिल्कुल इरादा ना था उसे तंग करने का, लेकिन उसे सुकून से सोते देख भी नहीं पा रहा था। उसकी इस मासूमियत पर उसका हक था और शनावर शाह अपना हक नहीं छोड़ता। अपना कुर्ता उतार कर दूर फेंकते हुए उसके नाजुक से वजूद को अपने शिकंजे में लेता उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा था। उसकी इंतहाई गुर्बत पर अनाया की नींद भिगाने में अहम किरदार अदा कर गई थी। जब इंसान सो रहा हो तो उसे तंग नहीं किया जाता शनावर शाह। उसे बेबसी नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी थी, जिस पर वो दिलकशी से मुस्कुराया था। तुम ठीक कहती हो मेरी जान, लेकिन जब मैं अपनी जान को देखते हुए खुद पर कंट्रोल ना रहे तो तंग कर लेना चाहिए। और वैसे भी ये रूल बीवी को तंग करने वालों पर लागू नहीं होता, क्योंकि बीवी तो अपनी होती है। उसका अपना लॉजिक था। जैसे बयान करने के बाद अब वो बेबाकी से उसके चेहरे के एक नकूश को छू रहा था। मुझे सब जल्दी जागना है, 1000 तरह के काम है। उसे मज़ीद बेबाक होते देखकर वह सांस दिलाने लगी। वैसे भी 2 बजने वाले थे। ऐसे में शनावर की ख्वाहिश पूरा करना उसके बस से बाहर था, लेकिन शनावर कौन सा उसकी किसी बात को कोई अहमियत दे रहा था। वह जा बजा उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की फुहार बरसाता उसे खुद में कैद करता जा रहा था। अनाया की मज़ाहमतें, उसका एहतजाज कितनी देर तक चलता। उसके नाजुक से वजूद को खुद में कैद करते हुए उसके लबों पर अपने लब रखता उसे खामोश करवा गया था। अब बहुत बुरे हैं शनावर शाह। अपने लब आज़ाद करने पर उसे एक बार फिर से दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी तो शनावर का कहका बुलंद हुआ था। अभी ठीक से बताना बाकी है जान कि मैं कितना बुरा हूँ, वो सरगोशी नमा आवाज़ में कहता उसे फिर से अपने करीब खींच चुका था। और फिर अनाया को एहसास हो ही गया था कि वो सच में बहुत बुरा है। आई लव यू, उसके कान में सरगोशी करते हुए उसने उसे अपने मज़ीद करीब किया तो अनाया ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी, जिस पर शनावर शाह क्यों ना बहकता। अब शनावर था और उसकी बेकरारियाँ। उसने कमरे में कदम रखा तो जर्शे आईने के सामने खड़ी थी। रात के 2 बजे उसे सजने संवरने का शौक़ चढ़ा हुआ था। वो अब तक उसका इंतज़ार कर रही थी। शायद उसे अपनी तारीफ़ सुननी थी। वो सारा दिन उसे बता भी नहीं पाया था कि आज वो कितनी खूबसूरत लग रही है। उसके पास जाते हुए उसे पकड़कर अपने करीब कर चुका था। मैंने सुना है कि औरतें सजती संवरती तब भी हैं जब उनको अपने शौहर को अपनी तरफ मुतवज्जो करना होता है, लेकिन मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी तरफ ही मुतवज्जा हूँ, तो तुम इतना क्यों सजती संवरती रहती हो और कितना घायल करने का इरादा है? बताओ मुझे, अगर तुम्हारा यह हसीन रूप देख देख कर मुझे कुछ हो गया तो? उसके कंधे पर सिर रखे आईने में से देखते हुए बोल रहा था। कुछ नहीं होगा आपको, बड़ी ढीठ शय हैं आप। वो मुस्कुराते हुए खिलखिलाई थी, जिस पर जरावर उसकी गर्दन से बाल हटाकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाता उसके होश ठिकाने लगाने लगा था। मैं कितना ढीठ हूँ ये बात मैं तुम्हें तफसील से बताना चाहता हूँ। अगले ही लम्हे वो उसका नाजुक मरमरी वजूद अपनी बाहों में उठाए उसे बेड पर ले आया था। नहीं, मुझे नहीं जानना, मुझसे दूरी न सो वलीमा है और मुझे जल्दी जागना है। वो हाथ पैर चलाती भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन उसकी मज़ाहमत को तो जरावर ने इस वक्त कोई अहमियत ही नहीं दी थी। जब वो उसे दूर भागती थी तो अब तो मामला ही बदल गया था। अब तो वो खुद भी उसके बिना जी नहीं सकती थी। तो चले जाना वलीमे पर, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, बल्कि मैं साथ चलूँगा। उसके दोनों हाथों को कैद करता वो उसके सर के ऊपर बैठ क्राउन से लगाता खुद उसके लबों पर झुक गया था। और अब उसे मज़ीद किसी भी तरह की बात करने का मौका दिए वो अपनी मनमानी पर उतर आया था। और उसे पूरा ज़िद पर उतरता देखकर वो भी हिम्मत हार गई थी। आखिर कब तक उसे रोक पाती, जबकि उसके बिना रहना उसके बस से बाहर था। उसे हिम्मत हारते देखकर जरावर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसे अपने करीब कर चुका था। आप बेकार में इतने परेशान होते हैं, मैं वक्त पर दवाइयाँ ले चुकी थी। उसे मुस्कुराते हुए मुकद्दम की परेशानी दूर करने की कोशिश की थी।
बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन अब तक सोई क्यों नहीं? इतना वक्त हो चुका है, अब तक तुम्हें सो जाना चाहिए था। तुम्हारा इतनी देर जागना हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका इंतज़ार कर रही थी, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? उसके सीने पर सिर रखती वो मुस्कुरा कर बोली थी। सिर्फ मैं ही ख्याल रखूँ तुम्हारा? ऐसे तो नहीं चलेगा अमरीश, तुम्हें खुद भी अपना ख्याल रखना चाहिए। वो बहुत प्यार से समझा रहा था। अगर आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की? मुझे सिर्फ आपका ख्याल रखना है, क्योंकि आपके होते हुए मैं अपना ख्याल इतने बेहतर तरीके से नहीं रख सकती जितना कि आप मेरा रखते हैं। और अगर अपना ख्याल भी मैं खुद रखूँगी तो आप क्या करेंगे? उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए वो बड़े ही शरारती अंदाज में बोली थी। अच्छा, तो ये वजह है अपना ख्याल ना रखने की? वैसे वजह काफ़ी खूबसूरत है तुम्हें परेशान होने की। खैर, ये सच है, जितने अच्छे तरीके से मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ इतने अच्छे से तुम खुद भी अपना ख्याल नहीं रख सकती। इसलिए बेहतर है कि ये मेरा काम है तो मुझ पर छोड़ दो। वो प्यार से उसे अपने करीब करते हुए उसके माथे पर बोसा देता उसे अपने सीने से लगा चुका था, जबकि वो भी उसकी बाहों में आंखें मूंद कर बेफिक्र से उसके सीने में अपना सर छुपा गई थी। मुकद्दम नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था। एक बेफिक्र, खुशहाल और पुरसुकून सुबह उनका इंतज़ार कर रही थी। हर तरफ अजानों की आवाज़ गूंज रही थी। जब उसकी आंख खुली तो अनाइश उसके सीने पर सिर रखे गहरी नींद में थी। वो आहिस्ता से उसके माथे पर बोसा देता उसे जगाने की कोशिश करने लगा था। वो सुस्त नहीं थी, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही सुस्ती से काम ले रही थी। उसे जगाने में मुकर्रिश को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। उठ जाओ जान, कितना ज़्यादा सोना है, उठो, नमाज का वक्त हो रहा है। फिर तुम मुझसे नाराज़ होती हो कि मैं तुम्हें लेट जगाता हूँ, जबकि तुम खुद ही सुस्त किस्म की लड़की हो। उसके होंठों पर जसारत करता, उसके बालों को छेड़ता, उसे तंग करने लगा था। लेकिन वो तब भी नहीं जाग रही थी, बल्कि उसके सीने में खुद को छुपाती एक बार फिर से गहरी नींद में जाने लगी थी। जब मुकर्रिश ने उसकी नींद को नाकाम बनाते हुए उसके नाजुक लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, उसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था। उसकी नींद लम्हे के 1000वें हिस्से में भागी थी। हद मुकर्रिश, कोई वक्त होता है रोमांस चाड़ने का? उसके सीने पर हाथ मारती उसे खुद से दूर करते हुए बोली थी। नो डार्लिंग, रोमांस का कोई वक्त नहीं होता, ये वक्त बेवक्त होता है। उसके हाथों को कैद करते हुए उसकी मज़ाहमत को नाकाम बनाने लगा था। पीछे हटे मिस्टर रोमांटिक, अजानें शुरू हो गई हैं, नमाज का वक्त है, आपके रोमांस का नहीं। उसे पीछे हटाते हुए खुद भी उठकर बैठ गई थी। जी बिल्कुल मोहतरमा, ये रोमांस का वक्त नहीं है, बल्कि आपको इतना अच्छा शौहर देने वाले को शुक्रिया करने का वक्त है। जल्दी से जाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। वो शरारती अंदाज में बोला तो वो खिलखिलाई थी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करने का वक्त नहीं है, यह आपका भी शुक्रिया अदा करने का वक्त है। चलें जल्दी से चलें, और आपको भी इतनी अच्छी बीवी मिली है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसने खिलखिलाते हुए कहा था। तो जाना, मैं कब भी इनकार कर रहा हूँ, बिल्कुल यही बात है। हम दोनों को मिलकर उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हम दोनों को एक दूसरे का बनाया। वो सचमुच में खड़ा हुआ और उसका हाथ थाम कर उसे भी उठाने लगा था, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसके साथ ही उठ गई थी। और फिर एक साथ नमाज अदा करते हुए इन दोनों ने अपने रब का शुक्र अदा किया था, जिसने उनकी ज़िंदगी से हर मुसीबत, हर तकलीफ़ दूर करके उन्हें एक दूसरे का बना दिया था, उन्हें हर इम्तिहान में सुरखरू किया था। और आज वो दोनों एक दूसरे के संग अपनी ज़िंदगी एक नई शुरुआत कर रहे थे। वलीमा शुरू हो चुका था, घर मेहमानों से भरा हुआ था, जबकि दादाजान अपने हर पोते को देख रहे थे, जिनके चेहरे पर खुशी और मुसर्रत उनका ज़िंदगी को जीने की ख्वाहिश को बढ़ा रही थी। वो सब लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे और वो उनको देख रहे थे। जहाँ नाया को देख देख कर शनावर उसे तंग कर रहा था और मुकद्दम बार बार आकर अमरीश की तबीयत पूछ रहा था। स्टेज पर बैठे और अब्दुल्ला और हया की सरगोशियाँ, अब्दुल्ला का शोख अंदाज, जबकि हया की शर्मो हया, वहीं ज़रावर का जैशे को प्यार से इशारा करना। दादाजान सबकी हरकतों को बहुत गौर से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अनाइश और मुकर्रिश तो उनके साथ ही बैठे एक दूसरे से सरगोशी में गुफ्तगू कर रहे थे। अनाइश किसी बात की सिफ़ कर रही थी और उसका अकड़ू पोता उसके नखरे उठा रहा था। उनके चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। जब कैमरामैन ने स्टेज पर आने के लिए कहा था, उसे फैमिली फ़ोटो बनाने थे। कैमरामैन के कहने पर वो अनाइश और अनाया को अपने दाएं बाएं लिए ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। अब्दुल्ला और हया के अलावा उनकी सारी फैमिली उनके साथ थी। वो खुश थे, बेहद खुश थे। आज उनका ख़ानदान मुकम्मल हो चुका था। वो ख्वाहिश जो बरसों से उनके दिल में दबी हुई थी कि न जाने उन्हें ये खुशी मिलेगी या नहीं, आज वो इस खुशी को जी रहे थे। उनके सारे बच्चे उनके पास थे और खुशी से अपनी ज़िंदगी के अगले कदम की तरफ जा रहे थे। कोई बाप बनने जा रहा था तो कोई शौहर के ओहदे पर फाइज हुआ था, और वो खुश थे अपने हर पोते की कामयाबी पर। सामने फ़ोटोग्राफ़र तस्वीरें बना रहा था और इन सब तस्वीरों में उनके ख़ानदान के एक फ़र्द का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। बेशक ये लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। आज उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार उस पाक ज़ात पर आ रहा था जिसने उन्हें ये दिन दिखाया था, जिसने उन्हें कामयाबी दी थी, एक उम्मीद दी थी, क्योंकि वो तो इस दिन की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। लेकिन बेशक वो रब नवाजने वाला जब नवाजता है अपने ख़जानों को खोल देता है। दादा चांद सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर मुस्कुरा दिए थे और कैमरामैन ने ये खूबसूरत मंजर अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। ख़त्म शुद्ध।
जी, तो ये था हमारा नावल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आप लोगों को कैसा लगा। आपके लॉन्ग और मज़े के रिव्यू का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब बल्कि मुझे एक पूरा कंप्लीट फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड कंप्लीट रिव्यू चाहिए आप लोगों का नावल पे, कि आप लोगों को नावल कैसा लगा। आप लोगों के मज़े के कमेंट्स का और राय का इंतज़ार रहेगा। और अच्छा सा रिस्पांस दीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड आज मैंने लॉन्ग दे दी है। कल कुछ शॉर्ट एपिसोड थी, तो आज फिर मैंने कहा कि भाई लास्ट तो देनी है तो लॉन्ग ही होनी चाहिए। तो सारी ही फिर मैंने एक ही दफ़ा रिकॉर्ड कर ली, वरना मेरा इरादा इसे 2 पार्ट्स में देने का था। लेकिन खैर, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नावल अच्छा लगा होगा। एक और लंबा सफ़र अपने अख्ताम को पहुँचा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के मज़े के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो नावल का नाम था जाने इश्कम, अज़कल अरीज शाह। उम्मीद करती हूँ नावल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के मज़े के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और अच्छा सा रिस्पांस दीजिएगा लास्ट एपिसोड पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नावल का सफ़र, ये लंबा सफ़र था, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब हम इंशाल्लाह कल एक नया नावल स्टार्ट करेंगे, नए किरदारों के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप आज की एपिसोड एंजॉय करें। बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। तो चलिए हम कमेंट सेशन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। तो चलिए हम कमेंट्स देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। तो सबसे पहले जीनत का कमेंट है, बेस्ट नावल है, थैंक यू वेरी मच जीनत। दैन समिया यासिर कह रही हैं ज़बरदस्त नावल है, पर आपकी आवाज़ लास्ट में गायब हो जाती तो प्लीज़। हाँ, कल पता नहीं कोई इशू हो गया था फ़ोन में, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं चला कि वो कब गायब होगी। लेकिन लास्ट के 10 मिनट की वीडियो गायब हुई थी वॉइस। तो आज के नावल में मैंने वो वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से मेरी आवाज़ गायब हुई थी। तो आप आज सुन लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच। लास्ट में साउंड क्यों चली गई, आई डोंट नो डियर कि क्यों चली गई, लेकिन फिर भी आज मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो लास्ट एपिसोड में आपको वहीं से मिलेगी जहाँ कल वॉइस चली गई थी। तो आप इंजॉय करें, तो परेशान मत। तो दैन हुरैन भी यही कह रही है कि आवाज़ गायब हो गई थी। तो रियली सॉरी, मुझे पता नहीं कि वो क्यों चली गई। तो फिर मैंने रात देखी भी। एक्चुअली कल मैं शॉपिंग करने गई हुई थी, तो काफ़ी लेट वापस आई। तो फिर आते ही मुझे, आपको पता है जब बाज़ार में जाएँ तो बंदा वैसे ही इतना थक जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो जब फिर मेरी वापसी हुई, तो तकरीबन कहें कि मेरे पास कह लें 1 घंटा ही था, कि उस 1 घंटे में मुझे फ़ौरन रिकॉर्डिंग करके अपलोड भी करनी थी। मेरा था कि मैं 8 बजे अपलोड कर दूँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग की 8 बजे से भी, बल्कि कल 10-15 मिनट लेट ही हो गई थी। तो मैंने रिकॉर्डिंग की, जब मैंने चेक किया लास्ट से वीडियो की, वो वॉइस गायब थी। तो मैंने कहा मैं इसे दोबारा से 10 मिनट की रिकॉर्ड करूँगी, फिर उसे एडिट करूँगी, फिर सेव, और फिर अपलोडिंग में भी उसे जब इस तरह से एडिट करके सेव करके अपलोड करूँ ना, तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो मुझे था कि ये तो 2-2.5 घंटे तो पक्का गए ना इस काम में, तो आप लोगों को ज़्यादा लेट मिलेगी। तो सिर्फ 10 मिनट की वजह से मैं आप लोगों को एपिसोड क्यों लेट दूँ। तो मैंने फिर इसी वजह से वो पोस्ट कर दी कि चलिए आज यही पोस्ट कर देती हूँ, कल से जहाँ से आवाज़ गई है वहीं से स्टार्ट कर दूँगी और आपको बता दूँगी। तो ठीक है, आप लोग आज सुन लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, और लास्ट एपिसोड पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दैन अमाजट ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। दैन फ़िज़ा कह रही है बहुत प्यारा नावल, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। कहाँ गायब हो गई थी आप, इतने अरसे बाद आई है। दैन अगेन कह रही है ज़बरदस्त आप भी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। ये नेट को मेरे क्या हो गया है, चलते बंद हो गया, रुके मैं चेक कर लूँ। दैन अगेन फ़िज़ा कह रही हैं आप भी बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। प्यारी आप भी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। बस आप लोग रिस्पांस दिया करें। अगेन फ़िज़ा के कमेंट्स आज काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। ये कह रही है नाइस एपिसोड। दैन फ़िज़ा का अगेन है ज़बरदस्त नावल है आप भी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा, बहुत प्यारा नावल। फ़िज़ा छाई हुई आई तो ज़बरदस्त आप भी, नाइस आप भी, बहुत प्यारा नावल है, थैंक यू वेरी मच। ये क्या हो रहा है यार, 1 मिनट। अच्छा, आपके कमेंट्स इतने ज़्यादा हैं, मुझे लगा बार रिपीट हो रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत प्यारा नावल है, ज़बरदस्त नावल आपकी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे भी अपनी राय का इज़हार करती रहिएगा, और उम्मीद करती हूँ लास्ट एपिसोड भी आपको पसंद आएगी, ठीक है। दैन कोकी ख़ान कह रही हैं ज़बरदस्त नावल आपकी, थैंक यू वेरी मच कोकी ख़ान। आप कहाँ गायब थी इतने अरसे से, तो थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो बस यही कोई गिने चुने कमेंट्स ही थे, बाकी आप लोगों ने ज़्यादा कमेंट्स तो किए नहीं, आई डोंट नो क्यों। नज़ीमा भी गायब है, मोहम्मद तुफ़ैल भी गायब हैं, ईमन
आमिना मलिक भी गायब हैं, मलिक भी गायब हैं, यूज़र टैम्प, आयशा, उसके बाद तहज़ीबा एंड देन एक और थी इस्माइल, क्या नाम था उनका, यार आई एम रियली सॉरी, मुझे आपका नाम रानिया इस्माइल था आई थिंक सो, जहन से निकल गया। लेकिन आप सब लोग ही गायब हो, तो कहाँ चले गए हो भाई? लास्ट एपिसोड है, अच्छे से एंड करो नॉवल का। लेकिन आप सब लोग गायब हो गए, तो जल्दी जल्दी वापस आ जाओ और अच्छा रिस्पॉन्स हो कि लास्ट एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों की राय का, आप लोगों के मज़े के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिससे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो कल अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे नए नॉवल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा और नॉवल एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।